वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए, तो आपका लास्ट क्लास में हमने सोइल को ही कवर कर रहे थे और सोइल का ही आगे पार्ट को कवर करेंगे। सोइल में देखो, आप लोगों ने देखा होगा कि अभी तक हमने जो है सोइल को नहीं पढ़ा। अभी तक हमने केवल जो आपके रॉक्स और मिनरल का पार्ट है अभी उसी को ही डिस्कस किया है। यस और नो? चलिए, तो देखो, जब सोइल की बात आती है तो एक्चुअल में अब हम हमारी सोइल को स्टार्ट करेंगे। तो सोइल की अगर हम बात करें तो सोइल में हम सब लोग जानते हैं कि एक पेट्रोलॉजी होता है, एक पेडोलॉजी होता है, एक एडेफोलॉजी होता है। ये तीन वर्ड हमारे होते हैं। यस और नो? चलिए, तो सबसे पहले हमारा अगर हम बात करते हैं तो पेट्रोलॉजी। पेट्रोलॉजी का मतलब होता है आपका रॉक्स का स्टडी करना, जो हमने ऑलरेडी कर लिया है ना। वो हमारा क्या था? रॉक्स का स्टडी, जो पेट्रोलॉजी। दूसरा वर्ड हमारा यहाँ पर आ जाता है पेडोलॉजी। देखो, पेडोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो इसका मतलब ये होता है आपका सोयल की स्टडी करना। किसका स्टडी करना? सोयल का। ठीक है। और कैसे स्टडी करते हो सोयल का? तो आप लोग देखो, नॉर्मली जो सोयल के अंदर टेक्सचर है, सोयल के अंदर जो स्ट्रक्चर है, उनके बारे में जो आपका होता है क्लासिफिकेशन या फिर उसका जो आपका स्टडी, वो हमारा किस में आएगा? जो है पेडोलॉजी में आएगा। और तीसरा हमारा होता है यहाँ पर एडेफोलॉजी। क्या होता है आपका? एडोफोलॉजी। देखो भाई, एडेफोलॉजी का मतलब क्या होता है यहाँ पर कि आपका प्लांट्स का स्टडी करना विद रिस्पेक्ट टू सोयल। किसका? या सोयल का स्टडी करना विद रिस्पेक्ट टू प्लांट। ये हमारा क्या हो जाता है? आपका एडेफोलॉजी हो जाता है। तो याद रखना, पेडोलॉजी का मतलब है आपके सोयल का स्टडी करना। किसका? जो उसका जेनेसिस है, यानी कि कैसे फॉर्म हुआ, उसके अंदर ऑर्डर क्या है, उसके अंदर फैमिली क्या है, उसके अंदर सब ऑर्डर क्या है, उसका जीनस क्या है। ये सारी चीजें जो है किसके अंदर आती हैं? आपकी पेडोलॉजी में। लेकिन एडेफोलॉजी में क्या आता है कि सोयल में न्यूट्रिएंट कितने हैं, सोयल में वाटर कंटेंट कितना है, ये जो सारा स्टडी आएगा किस में आएगा? एडेफोलॉजी में। ठीक है। चलिए, उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो फादर वगैरह चलो इतने नहीं पूछे जाते हैं कि फादर कौन है इनके, है ना। और वैसे अगर आ जाए तो आप लोग जानते ही होंगे, फादर जो सोयल साइंस के कौन है? डोकुचेव, है ना। और फादर ऑफ एग्रीकल्चर अगर हम केमिस्ट्री की बात करते हैं तो कौन है? जे लिबिग या जस्टिन लिबिग, जो भी आपके हैं ना, तो हमारे क्या है? एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के फादर हैं। अब एग्रीकल्चर केमिस्ट्री क्या होती है? एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, अब देखो, केमिस्ट्री आपने बॉलीवुड वाली देखी होगी, हॉलीवुड वाली देखी होगी। ये केमिस्ट्री कौन सी होती है? जो सोइल के अंदर आपके जो डिफरेंट रिएक्शंस हैं, उन सभी का यहाँ पर क्या होता है? आपका स्टडी। तो वो हमारा यहाँ पर जो जाएगा, उसमें जैसे वाटर है तो वाटर कैसे मूवमेंट कर रहा है आपका, इसके अंदर एडेशन, कोहेजन, वो सारा का सारा इसी में जाएगा। ठीक है। चलिए, तो सोइल जो केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो उस समय हम इनको जानने की भी कोशिश करेंगे। चलिए, तो आपको सोयल जो है वो आपका लैटिन वर्ड है। सोयल कैसा वर्ड? आपका एक लैटिन वर्ड है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को? चलिए, अब जब सोयल की बात आती है तो सोयल में आपका जब डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस हमारी हो चुकी हैं, सोयल का प्रोफाइल और होरिजन मैंने डिस्कस कर दिया था आप लोगों के साथ, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो सोयल के अंदर जब प्रोफाइल और होरिजन की बात की थी तो होरिजन में मैंने बताया था कि मेन जो मास्टर्स होरिजन होते हैं आपके कौन से होते हैं? ए, बी, सी और आर। लेकिन अब एक्चुअल में क्या होता है, जब इनको मास्टर होरिजन जो वर्ड आ जाता है तो मास्टर होरिजन में कुछ वर्ड और लिखे जाएंगे। यहां पर मास्टर होरिजन जो वर्ड आता है तो उसमें आपके 5 होरिजन लिखा जाता है कि 5 मास्टर होरिजन होते हैं। मतलब जो हमारे स्टडी के लायक भी हैं या जिनके अंदर हम जो आपका डिस्कशन भी करते हैं, है ना। तो 5 मास्टर होरिजन जब भी अगर कोई पूछ ले कि कौन कौन से हैं तो उनको लिखने का काम करना। सबसे पहले ओ, फिर आपका ए, और फिर आपका ई, और फिर आपका बी, और फिर आपका यहाँ पर है सी। ये हमारे क्या होते हैं? आपके मास्टर होरिजन होते हैं। ठीक है। अगर कोई पूछ ले कि 5 मास्टर होरिजन कौन से हैं तो आपके ये होंगे। देखो, इनको इसलिए बोला गया है क्योंकि ओ मतलब ऑर्गेनिक मैटर, ए मतलब आपका सरफेस सोइल, ई आपका जो एलुविएशन प्रोसेस होता है, बी आपका यहां पर क्या होता है? जो सब आपका सरफेस होता है। और यहां पर ए और बी दोनों मिलके आपका क्या बनाते हैं? सोलम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सोलम। ए में आपकी क्या होती है? सरफेस सोइल होती है। ठीक है। जब भी हम सरफेस सोइल के बारे में बात करेंगे तो सरफेस सोइल आपकी ऊपर की 15 सेंटीमीटर की सोइल होती है। क्या होती है? 15 सेंटीमीटर की सोइल जो आपकी ऊपर की होती है वही हमारी सरफेस सोइल होती है। आर नहीं आता, आर रेगुलित होता है, ओरिजिन नहीं होता है, वो पेरेंट मटेरियल होता है। जब भी मास्टर ओरिजिन की बात आएगी उसमें आर काउंट नहीं होगा। ठीक है। जब भी देखो, हम वैसे तो जब ओरिजिन की बात कर रहे थे तो हम कल भी पढ़ रहे थे, परसों भी पढ़ रहे थे कि 4 ही होते हैं और वो हमेशा वही लिखे जाते हैं। कौन कौन से? ए, बी, सी और
आर। लेकिन एक्चुअल में जब हम बात करते हैं इनके अंदर, जब मास्टर होरिजन की बात आ रही है, जिनको हम स्टडी करते हैं इंपॉर्टेंटली, क्योंकि पेरेंट मटेरियल का स्टडी जो है वो इसके अंदर आपका कहीं ना कहीं तब आता है जब रॉक की स्टडी में आ जाता है कहीं ना कहीं। क्यों? क्योंकि पेरेंट मटेरियल जो है किसके, आपका भी रॉक का ही वेदरिंग होकर अभी क्रिएट हुआ है, समझ में आ गया? तो वो उसमें चला जाएगा। लेकिन जब सोयल के रिस्पेक्ट में हम स्टडी इनको कर रहे हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर हमारे मेन, अब देखो एक्चुअल में ई कोई होरिजन नहीं होता है, ई आपका ए का ही क्या होता है, पार्ट होता है, ये मैं आपको बता दूं। और ओ आपका एक्चुअल में कोई परमानेंट होरिजन नहीं होता है, ये भी मैं आपको कल से बता रहा हूं। बट इनको स्टडी किया जा रहा है, क्यों? क्योंकि आपकी जो ऑर्गेनिक सोइल है उसके अंदर हमारा ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होगा, या फॉरेस्ट सोइल में ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होगा, तो उसको स्टडी तो करना पड़ेगा ना। और स्टडी अगर डायग्नोस्टिक होरिजन अगर नहीं बनाएंगे तो कैसे स्टडी कर पाएंगे? समझ में आया मैंने क्या बोला? इसलिए यहां पर इसको स्टडी करने के लिए हम इसको अंदर काउंट करते हैं, समझ में आया? चलिए अब जो अगली बात करते हैं हम इसके अंदर, तो हमारा सोइल के अंदर हम क्या बात कर रहे थे कि सोइल के अंदर आपका ए जो है वो हमारा क्या है, सरफेस सोइल का पार्ट आता है। 15 सेंटीमीटर जो ऊपर की सोइल होती है हमारी किसकी होती है, सरफेस सोइल की होती है। लेकिन आपका जो सरफेस सोइल है उसको हम एक नाम और भी देते हैं, फरोस्लाइस। ठीक है, ये जो 15 सेंटीमीटर का है उसको हम क्या बोल देते हैं, फरोस्लाइस। आपने वर्ड सुना होगा, तो कई बार अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि फरोस्लाइस कितनी डेप्थ तक होता है, तो कितनी डेप्थ तक होता है, 15 सेंटीमीटर तक होता है, 15 सेंटीमीटर तक होता है। समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई समस्या, कोई क्वेश्चन, कोई परेशानी? चलिए भाई, तो ये हमारा यहाँ तक क्या रहा आपका सोयल के अंदर। ठीक है, और ये आपको बता दिया A+B सोलम। ठीक है, इसी को आप ट्रू सोयल भी बोल सकते हो। ट्रू सोयल, देखो ट्रू सोयल क्या होती है, अब ये वर्ड यहाँ पर कहीं ना कहीं एक रेज आउट होता है, आप लोग क्वेश्चन भी पूछ सकते हो कि सर इसका मतलब क्या है ना, कि आप ट्रू सोयल क्यों बोल रहे हो? देखो यार, सोयल के अंदर अगर हम बात करेंगे तो आपको पता है जब पेरेंट मटेरियल की बात करते हैं तो पेरेंट मटेरियल की वेदरिंग भी तो होगी बाद में, तो उसके बाद आपका आएगा सी होरिजन, उसके बाद होरिजन कौन सा बनेगा आपका, सी। लेकिन उसमें क्या होते हैं, ग्रेवल्स आपके जो पत्थर से पड़े रहते हैं छोटे 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 छोटे, तो क्या आपका वो सोयल में कन्वर्ट हो चुका है? नो। सोयल जो फॉर्मेशन होती है वो एक लॉन्ग टर्म आपकी क्या होती है, प्रोसेस होती है। सोयल क्या होती है आपकी, एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होती है जिसमें हजारों साल आपके लग जाते हैं। तो आपका ए और बी होरिजन ही ऐसा है जो एक्चुअल में सोयल के नाम से जाना जा सकता है, जिसे आप ट्रू सोयल बोल सकते हो, जिसमें आपके प्लांट को प्रोपेगेट कर सकते हो। लेकिन कई बार क्वेश्चन रेज होता है कि सर अगर ए और बी दोनों में हम प्रोपेगेट कर सकते हैं तो हम क्यों बोलते हैं कि हमारा ए होरिजन से आपकी जो सोयल का बहुत मिनिमम पार्ट अगर रिमूव हो रहा है तो उसकी वजह से फार्मर की डेथ हो सकती है? तो देखो क्या होता है, आपको पता है जब लगातार कॉन्टिन्यूस हमारी क्या होती है, फार्मिंग होती है। मैंने क्या बोला, जब आप लगातार कॉन्टिन्यूस फार्मिंग करते हो तो उस लगातार कॉन्टिन्यूस फार्मिंग की वजह से क्या होता है कि आपकी सोइल के अंदर लगातार ऑर्गेनिक मैटर ऐड होता रहता है। ऑर्गेनिक मैटर जब ऐड होता है तो न्यूट्रिएंट कंटेंट भी कहीं ना कहीं ऐड हो रहा है, और न्यूट्रिएंट कंटेंट ऐड हो रहा है तो वो आपकी सोइल के अंदर क्रॉप प्रोडक्शन के लिए क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए हमारा यहाँ पर जो आपका ऊपर का सरफेस एरिया होता है उसमें से सोइल अगर रिमूव हो गई तो कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक मैटर आपका लॉस हो जाएगा, और न्यूट्रिएंट कंटेंट जो ऐड हुए थे वो भी क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। इसलिए हम लोग बोल देते हैं कि हमारा जो फार्मर्स का डेथ होता है कौन सा, सीट इरोजन। सीट इरोजन मतलब जो ऊपर से लेयर आपकी रिमूव हो रही है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है किसी का? अभी भी सोच लो। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर क्या रहा आपका जो है सोलम और इनके बारे में इंफॉर्मेशन रहा। ठीक है, और क्या हो सकता है, देखो यार पेट्रोजेनेसिस का मतलब है कि रोक फॉर्म कैसे हुई, रोक का आपका कैसे जन्म लिया। जेनेसिस का मतलब जब भी किसी की जेनेसिस वर्ड यूज कहीं आ जाए तो उसका मतलब होता है कि वो कैसे आपका आया। ठीक है, उसका जीन क्या है। पेट्रोलॉजी में आप क्या करते हो, उसके बारे में स्टडी करते हो कि उसका ऑर्डर कौन सा है, कैसे क्या है ना। लेकिन जेनेसिस का मतलब होता है कि वो जीन, यानी कि उसके अंदर कैसे कैसे फॉर्म कैसे हुई है वो, है ना। वो दोनों बातें अलग अलग होती है। उसके अंदर फर्दर क्या बनने वाला है, कौन कौन से मिनरल है, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स है, वो अलग चीजें होती है। समझ में आ गया? कोई डाउट? किसमें? अबे अभी तो बताया था मैंने 2 मिनट पहले, उसने क्वेश्चन पूछा था। ये तो वो बात है, पूरी रात रामायण देख की सुबह पूछा सीता किसका बाप है, हैं?
तो ये तो सोच ले, अभी तो बता के हटाऊं कि रेगोलिथ जो है वो इसमें हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि रेगोलिथ को हम क्या बोल रहे हैं, पेरेंट मटेरियल बोल रहे हैं। और पेरेंट मटेरियल कहीं ना कहीं किसका आ रहा है, आपका रोक से ब्रेकडाउन होके आ रहा है ना। और रोक से ब्रेकडाउन होके आ रहा है, तो इसलिए आपका सोयल के अंदर जब स्टडी करें तो डेफिनेटली हम इन तीनों चारों को ही, आपका पांचों को ही आपका स्टडी करके चलते हैं। और हाँ, अगर कोई पूछ ले कि 1 हेक्टेयर पर सेंटीमीटर आपका सोयल का जो वेट है वो कितना है भाई, तो कितना, हाथ खड़े करना किस किस को पता है। 1 हेक्टेयर 1 सेंटीमीटर, चलो पूछ लेते हैं कि 1 हेक्टेयर और 1 सेंटीमीटर आपका सोइल का जो वेट है वो कितना है, 2.25 × 10⁻⁶ क्या, किलोग्राम। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाता है, आपका जो सरफेस आपकी 1 सेंटीमीटर सोइल है उसका वेट हो जाता है। ठीक है, आता तो नहीं है, लेकिन अगर कोई पूछ ले तो आंसर कर देना, ठीक है। देना 1 मिनट। पकड़ना 1 मिनट मेरे भाई, ये आपका जो होता है ना 15 सेंटीमीटर सोइल का वेट होता है। ठीक है, आपकी सोइल का वेट होता है, 1 हेक्टेयर सोइल का वेट होता है। ठीक है, 1 हेक्टेयर 1 सेंटीमीटर का नहीं होता, तभी मैं कंफ्यूजन में पड़ गया था, क्योंकि एक्चुअल में अगर आप लोग देखोगे तो 10 सेंटीमीटर का जो वेट होता है वो कितना होता है, 1.5 × 10⁻⁶ होता है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो उसमें 10,000 × 10,000 × 15 और इंटू 1.5 अपॉन जो है आपका क्या जाएगा, 1,000 चला जाएगा। तो उसको अगर मल्टीप्लाई करके अगर हम जाएंगे तो यहाँ पर आपका ठीक है 2.25 इंटू, क्योंकि 15 × 15 कितना होता है, 225 होता है, तो 2.25 × 10⁻⁶ आपका, ठीक है, ये चला जाएगा यहाँ पर। क्या, हाँ तो 1.5 टन चला जाएगा, वही तो मैं बोल रहा हूँ कि आपका 1.5 टन बोल दो, तो या फिर उसको वो बोल दो कि 1.5 × 10⁻⁶ है ना, मल्टीप्लाई कर दो, बात तो एक ही है ना। ठीक है, चलिए इनको समझो। अच्छा, सोयल फॉर्मेशन के लिए जो ऑर्डर थे, प्रोसेस थी, वो बता दी थी मैंने आपको। अब आपका लिखो, सोयल के जो पेरेंट मटेरियल होते हैं, यहां से क्वेश्चन आपका रेज आउट हो जाता है कि कैसे और किस मटेरियल से बना हुआ है। तो सबसे पहले लिखना पेरेंट मटेरियल का नाम और उसका सोर्स, पेरेंट मटेरियल का नाम और उसका सोर्स। ठीक है, कैसे, देखो यहां पे लिख लो पेरेंट मटेरियल, और यहां पे कि वो आया कहां से। तो सबसे पहले लिखो कोलुवियम, ये आपका आता है ग्रेविटी से। ठीक है, दूसरा लिखो एलुवियम, तो एलुवियम का तो सोर्स बता ही सकते हो, वाटर, पानी। ठीक है, और लास्ट आपका है यहां पर, सॉरी लास्ट नहीं है, थर्ड एओलियन। देखो एओलियन क्या होता है आपका, एयर, लेकिन एयर में भी याद रखना कि ट्रांसपोर्ट एंड डिपोजिशन बाय एयर। ठीक है, ट्रांसपोर्ट एंड डिपोजिशन बाय एयर। और लास्ट यहां पर लास्ट बोल रहा हूं, क्या वर्ड थे यार, लास्ट लास्ट तो फोर्थ लिखो आपका लकस्ट्राइन, क्या होता है, लकस्ट्राइन, ये आपका लेक्स, झील से। फिफ्थ लिखिए यहां पर आपका मैरीन, मैरीन जो है सी एंड ओशियन से, मैरीन जो है वो कहां से है, सी एंड
ओशियन से, और सिक्स्थ यहां पर लिखिएगा आपका लोस, LOESS। ठीक है, ये भी विंड का ही होता है, लेकिन आपका मेनली इसके अंदर है सिल्ट जो होती है ना वो आपकी, देखो एक होता है एयर और एक होता है विंड, ये दो वर्ड आपके अलग अलग होते हैं, यस और नो? अरे भाई यस और नो? तो यहाँ पर आपका एयर और विंड दोनों अलग अलग होते हैं, लेकिन क्या होता है इसके अंदर मेनली जो आपका लस होता है ना, इसमें डिपोजिशन होता है आपका सिल्ट का, इसमें डिपोजिशन ज्यादातर किसका होता है? सिल्ट का। लेकिन बाकी उसमें जो है किसका हो रहा है? आपका सैंड और क्ले। ठीक है, चलिए ये आपका यहाँ तक कवर होता है, और ये मैंने करवा दिया आपको सारा मोस्टली पार्ट, तो ये तो हाँ जी। अरे नहीं आता यार वो, कहीं क्यों मजे ले रहे हो, जितने करवाने थे उतने करवा दिए। ये आपका पार्ट होता है कवर। क्यों, क्या? तो कौन बोला अभी? कोई बात ना, मेरे तो इलाज पक्का है। क्लास में बकवास करता कोई मिल गया ना, मैं बख्शूंगा नहीं, चाहे कोई भी हो। अच्छा अब लिखिए भाई, जेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इसमें सबसे पहले आपका आता है एजोनल, दूसरा आपका यहां पर आता है इंटरजोनल, और तीसरा आपका यहां पर आता है जोनल। azonal soil, these soil are without any, these soil are without any distinct horizon, these soil are विदाउट एनी डिस्टिंक्ट होरिजन, मतलब इनमें जो हम होरिजन की बात कर रहे थे वो होरिजन इनके अंदर क्या है? प्रेजेंट नहीं होता है। एग्जाम्पल लिखिएगा एलुवियल सोइल, एग्जाम्पल लिखिएगा एलुवियल सोइल, और एक ऑर्डर, आपने अभी सोइल ऑर्डर हम करवाएंगे अब आपको, लेकिन अभी उससे पहले लिख लीजिए एक ऑर्डर का नाम है एंटीसोल। एंटीसोल जो होता है वो भी इसी से बिलोंग करता है, क्योंकि ये दोनों ही सोइल की अगर हम बात करें तो दोनों ही क्या होती हैं? न्यूली फॉर्म्ड सोइल होती हैं, दोनों ही क्या होती हैं आपकी? न्यूली फॉर्म्ड सोइल होती है, इसलिए इनके अंदर डिस्टिंक्ट आपका हॉरिजन नहीं होता। अब जैसे एलुवियल सोइल की अगर हम बात करते हैं तो एलुवियल सोइल आपकी दो टाइप फर्दर आ जाते हैं, एक खादर और एक बांगर, एक खादर और एक बांगर। हम खादर के बारे में बोलते हैं कि ये न्यूली फॉर्म्ड सोइल है, डोंट वरी हम करेंगे, है ना, जब सोइल को पढ़ेंगे तब हम इसको करेंगे, रेड सोइल, ब्लैक सोइल, एलुवियल सोइल, है ना, तो इनके बारे में स्टडी किया जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी आपका यहाँ पर क्या है कि हमें इतना तो पता होना चाहिए कि एलुवियल सोइल जो होती है वो दो प्रकार की होती है, एक आपका यहाँ पर क्या होगा? खादर, और एक क्या होगा आपका? बांगर। खादर जो है वो न्यूली फॉर्म्ड सोइल होती है जिसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर बहुत कम होता है, लेकिन बांगर जो होती है वो ओल्ड सोइल होती है जिसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर आपका ज्यादा होता है। न्यूट्रिएंट कंटेंट या न्यूट्रिएंट स्टेटस जो होता है वो आपका खादर का ज्यादा होता है और बांगर का कम होता है। डोंट वरी, ये क्यों होता है इसको भी हम जानेंगे अच्छे से, लेकिन उससे पहले हम हमारी बात के ऊपर आते हैं कि आपका ए जोनल, तो ए जोनल में हमने आंसर क्या लिखा, आपका एग्जाम्पल क्या लिखा? एलुवियल सोइल, और दूसरा आपका ऑर्डर का नाम क्या लिखा? एंटीसोल, ENTISOLS, ये आपका क्या है? एंटीसोल। दूसरा आपका है इंट्राजोनल सोइल, इंट्राजोनल सोइल लिखना आपका इन दिस सोइल, in this soil also distinct horizon will be not formed as like in semi-arid and arid region, as like in
सेमी एरिड एंड एरिड रीजन। फॉर एग्जाम्पल saline soil, for example saline soil, sodic soil and saline alkaline soil. And saline alkaline soil. हो गया। चलिए अगला लिखना जोनल सोइल। क्या है आपका? जोनल सोइल। These contains well developed horizons. Example laterite, red soil, and podzols. पोडजोल वर्ड पता है कहां से लिया गया है? आपका लेटराइजेशन प्रोसेस और पोडजोलाइजेशन प्रोसेस करवाई थी, वहीं से ये वर्ड आया है। तो लेटराइजेशन सॉइल के अंदर क्या था आपका? एल्यूमिनियम एंड आयरन कहां पर अवेलेबल होते हैं? सरफेस पर। और सिलिका कहां होता है? सब सरफेस में। आ गया याद? चलिए अब हमारे सोइल के अंदर जो ऑर्डर्स हैं उनको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पहले क्या होता है मैं आपको बता दूं कि आपकी सोइल के अंदर क्या होता है। ऑर्डर, फैमिली, सब ऑर्डर, इस प्रकार से कई चीजें होती है। तो लेकिन सबसे लीस्ट जो आपकी यूनिट होती है इसमें क्या होती है? सीरीज होती है। वेरी गुड। आपका जब सोइल क्लासिफिकेशन की बात करते हो तो उसमें सबसे जो लीस्ट आपका यहां पर आता है वो कौन आता है? सीरीज आता है। और सोइल के अंदर सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल का नाम क्या होता है? पैडोन। याद रखना, पैडोन से क्या बनता है? पैड। ठीक है, पैडोन से क्या बनता है? पैड। ठीक है, वो वही बात है। जो आपका नाम चेंज नहीं हो जाते क्या? अब किसी का नाम होता है पूरा श्रीकांत तो श्री हो गया उसका, है ना? तो वो वही बात यहाँ पे हो गई। तो पैडोन से क्या बन जाता है? वो पैड बन जाता है। तो जैसे ही पैसे ज्यादा है तो वो हो जाता है ना थोड़ा सा, शैंक से शैंकी, मैंक से मैंकी, तो वो बात यही है ना? चलिए चलिए भाई, अब आपका यहाँ पर स्टार्ट होता है ऑर्डर। तो लिखना भाई 12 ऑर्डर है टोटल। आपके सोइल के अंदर कितने ऑर्डर हैं? 12 ऑर्डर हैं। और रिसेंटली डेवलप्ड ऑर्डर 2 हैं। इनमें से क्या है? रिसेंटली डेवलप्ड ऑर्डर 2 हैं। उनको लिख लो, पहले उनके नाम लिख लो क्योंकि उनको डिस्क्राइब हमें नहीं करेंगे। पहला लिखो एंडीसोल, ANDI। एंडी, एंडी तो याद रहेगा ना। और दूसरा लिखो जेलीसोल। दूसरा क्या लिखोगे? GELISOL। तो नाम क्या हो गया? जेलीसोल। रामी हंस रहा है। चलिए, तो सबसे पहले ऑर्डर को डिस्क्राइब करते हैं एंटीसोल। पहला ऑर्डर कौन सा है? एंटीसोल, ENTISOLS। इसमें लिखिए दिस इज रिसेंटली डेवलप्ड with no diagnostic horizon, with no diagnostic horizon। ब्रैकेट में लिख लेना कौन सा? एजोनल। दिस अकर मोस्टली इन द फ्लड प्रोन एरिया। दिस अकर मोस्टली इन द फ्लड प्रोन एरिया। फ्लड प्रोन एरिया कौन सा होता है? जहां पर बाढ़ आ जाती है।
क्योंकि वहां पर ज्यादातर क्या होता है, दूर से बह के जो आपकी सोइल होती है वहां पर आपकी इकट्ठी हो जाती है। यस और नो? चलिए, तो इसी के साथ एक बात और लिखी गई यहाँ पर, आपका जो सोइल ऑर्डर है इसके अंदर जो एंटीसोल है, कि इन वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा पाया जाने वाला ऑर्डर कौन सा है? एंटीसोल है। अब दूसरा लिखिएगा इंसेप्टिसोल। दूसरा आपका लिखिएगा यहां पर कौन सा? इंसेप्टिसोल। INCEPTISOLS, इंसेप्टिसोल लिखना। There are few horizon present as it is in the early stage of formation, as it is in the early stage of formation। मतलब ये जो सोइल ऑर्डर है अभी क्या हो रहा है आपका, क्रिएट हो रहा है। लिख लेना, इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा पाया जाने वाला ऑर्डर कौन सा है? इंसेप्टिसोल। लिखो, इन इंडिया इट इज द मोस्टली अकर्ड और यू कैन से द हाईएस्ट इन द एरिया। अगला ऑर्डर लिखो वर्टिसोल। कौन सा है ये? तीसरा। बोलोगे सर क्या इतनी इतनी बातें हैं? देखो यार, बातें तो बहुत सारी हैं इनके बारे में अगर करेंगे तो, लेकिन हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जो पॉइंट है ना, हम उन्हीं को उठाएंगे ताकि हम ज्यादा टेंशन से ना लें। तो लिखो वर्टिसोल। दिस ऑर्डर कंटेन्स डार्क कलर सॉइल। अब डार्क कलर सॉइल का नाम बताना है, ब्लैक, है ना? चलिए, और ब्लैक कलर इज ड्यू टू द टाइटेनियम। ब्लैक कलर इज ड्यू टू द टाइटेनियम। swelling and shrinking is the मोस्ट, क्या बोलते हैं इसको, नहीं प्रोमिनेंट नहीं, वर्ड नहीं आएगा, चलो प्रोमिनेंट अब लिख लो। मोस्ट प्रोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस ऑर्डर, मोस्ट प्रोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस ऑर्डर। more than 30% clay content, more than 30% clay content found in, more than 30% clay content found। दूसरा लिखिएगा सेमेटाइट ग्रुप, सेमेटाइट ग्रुप कल दिखवाया था ना मिनरल्स, बिलोंग्स टू दिस ऑर्डर and it is available in peninsular region, it is available in peninsular region। अब पेनिनसुलर रीजन के एग्जांपल बताओ स्टेट के। महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, लिखो मध्य प्रदेश। वेरी गुड। अरे बस, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु मेजर जो है इन्हीं स्टेट में है। यूपी में एलुवियल सोइल का रीजन ज्यादा है, ब्लैक सोइल ज्यादा नहीं है, ठीक है? क्योंकि अगर यूपी में ब्लैक सोइल ज्यादा होती तो कॉटन क्या होता, वहां पर होता, लेकिन कॉटन का मेजर रीजन कौन कौन सा है? महाराष्ट्र और गुजरात। प्रेजेंट टाइम में सबसे ज्यादा जो आपका यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो कॉटन किस में होता है, गुजरात में है कि महाराष्ट्र में है? आई थिंक सो गुजरात हो सकता है, इस बार महाराष्ट्र भी हो सकता है भाई, एक बार डेटा चेक कर लेना आपका, ठीक है ना? गुजरात भी हो सकता है और महाराष्ट्र भी हो सकता है, बट मेरे हिसाब से गुजरात है इस बार भी। एक बार चेक कर लेना, नॉट ए बिग डील, लेकिन फिर भी अगर कोई आंसर हो, दिक्कत हो तो बताएंगे। एक और भी लिखा था यार मैंने,
अच्छा, ऑयल सीड में सबसे ज्यादा हाईएस्ट कौन सा स्टेट है? एमपी, राजस्थान, गुजरात। अरे बताऊं, सोयाबीन सबसे ज्यादा कहां होता है? एमपी में। राजस्थान में मस्टर्ड होता है, गुजरात में ग्राउंडनट होता है। अब बताओ आंसर। है? एंटी था, एनडी और जेलीसोल तो दो रिसेंटली फॉर्म्ड थे। वो तो मैंने लिखवाए थे कि इनको हम डिस्क्राइब नहीं करेंगे, इनको लिख लो रिसेंटली फॉर्म्ड है। जो 12 भाई ये गलती अगर हो गई है तो देख लो आप लोगों से। मैंने क्या लिखवाया था? सोइल ऑर्डर बेटा कितने हैं? 12। मैंने बोला रिसेंटली फॉर्म्ड लिख लेना दो, जिनको हम डिस्क्राइब नहीं करेंगे। नाम क्या था? एंडीसोल्स, और दूसरे का नाम था जेलीसोल्स। ये दोनों डिस्क्राइब मैंने बोला नहीं करेंगे। फिर मैंने स्टार्ट किया था एंटीसोल से, ये पहला ऑर्डर मैंने बोला था। दूसरा मैंने बोला था कौन सा? इनसेप्टिसोल से। और तीसरा मैंने बोला था वर्टिसोल से। अभी तक यहीं तक कहानी चली हुई है, रुक जाओ पहले, है ना? लिखो। मैं लिखो क्या पहले बताओ? ऑयल सीड की बात चल रही थी, कौन सा है? राजस्थान मैंने पहले बता दिया। राजस्थान के अंदर आपका क्या होता है? मस्टर्ड एंड रेपसीड होता है। और ग्राउंडनट कहां होता है? गुजरात में होता है। और सोयाबीन कहां होता है? एमपी में होता है। अब बताओ। गुजरात। आंसर आएगा राजस्थान। सबसे ज्यादा ऑयल सीड जो होता है वो कहां पे होता है? राजस्थान में होता है। लिखो भाई, पल्सेस कहां होती है सबसे ज्यादा? वेरी गुड, राजस्थान। इस बार तो राजस्थान आ गया, है ना? अच्छा, ड्रिप इरिगेशन में सबसे ज्यादा एरिया कहां है? महाराष्ट्र, कर्नाटका, एमपी। अब बताओ। सबसे ज्यादा एपी में है, फिर महाराष्ट्र में है। ठीक है ना? रिसेंट आपकी पोस्ट अपलोड की देखी थी उसको? आदमी आदमी हो तुम सारे के सारे। स्प्रिंकलर में कौन ज्यादा है? राजस्थान। सेकंड पे कर्नाटका। चलो, टोटल में कौन ज्यादा है? राजस्थान। वेरी गुड। अगला लिखो भाई, मोलीसोल। मोलीसोल, MOLLISOLS। This order in this order, surface origin, rich in organic matter, सेकेंड पॉइंट लिखना, वेल स्ट्रक्चर, ब्रैकेट में ग्रेनुलर एंड क्रैम्बी। देखो वैसे आपके सोइल साइंस के नोट्स में ना इनको डिस्क्राइब किया गया है, एक एक चीज वहां पर बताई गई है, लेकिन आपसे लिखवा इसलिए रहा हूं। अब आधे लोग तो लिख नहीं रहे, मेरे को पता है, मैं देख रहा हूं। अब मैं कॉपी इसके बाद ऑफलाइन वालों की तो करूंगा चेक, अगर मेरे को नहीं मिला तो भगा दूंगा यहां से, पहले बोल रहा हूं। तो मैंने क्या बोला यहां पर है कि आपका जो क्या था रे, बेस्ट स्ट्रक्चर है ना, तो बेस्ट स्ट्रक्चर के अंदर क्या था? ग्रेनुलर एंड क्रम्बी। अब इसके अंदर एक चीज और लिख लेना कि दिस इज द बेस्ट सोइल इन द वर्ल्ड, क्योंकि इसमें ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होगा। और ग्रेनुलर और क्रम्बी क्या होता है? इसका स्ट्रक्चर होता है। और याद रखना, अगर बेस्ट स्ट्रक्चर की अगर कभी भी बात बोल दे कि बेस्ट स्ट्रक्चर कौन सा है, तो क्रम्बी और ग्रेनुलर। ये किसके अंडर में आता है आपका? मोलीसोल। तो ठीक है, स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं। कौन सा? स्फेरॉइडल। वेरी गुड, है ना? डॉट वही डिस्क्राइब करेंगे इसके बारे में भी। समझ में आ गया? चलिए भाई, और पीएच लिख लेना, ऑलवेज विल बी लेस देन 7.5। और लिखना कि डेफिशिएंट इन जिंक। डेफिशिएंसी किसकी होती है? जिंक। अच्छा, अगर माइक्रो न्यूट्रिएंट की आ जाए भी, सबसे ज्यादा डेफिशिएंसी इंडिया में किसकी है? तो जिंक। जिंक के बाद आयरन। आयरन के बाद बोरॉन। वेरी गुड। नाइट्रोजन तो डेफिशिएंसी चलो है ही इंडियन सॉइल में ना, तो लिखो डेफिशिएंट इन जिंक।
अब एक बात और लिख लेना कि दिस इज फाउंड मोस्टली इन द तराई रीजन। किस रीजन में? तराई रीजन। और जो स्टेट के नाम लिख लेना, यूपी, उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश। यूपी, उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश, एचपी। लिख लिया? अगला लिखो एरिडीसोल, ARID, एरिड, ARIDISOLS। हाँ, फुट हिल सोइल बिल्कुल बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं क्या होता है, जो हिली रीजन्स होता है उसके नीचे का एरिया, अब हिली एरिया के ऊपर की बात नहीं हो रही है, क्योंकि वहां पर क्या होता है, रॉक पत्थर पड़े प्रेजेंट होते हैं, लेकिन हिली एरिया के जो नीचे का एरिया होता है वहां पर क्या हो जाता है, आपके रॉक्स पार्टिकल जो है वो क्या हो जाते हैं, लगातार कंटिन्यू डिपोजिशन होके उनका सोइल का जो है उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर, क्योंकि डेफिनेटली वहां पर क्या होगा, प्लांट का रेजिड्यू भी ज्यादा होगा, और ये सब ज्यादा होने की वजह से वहां पर क्या होता है, ये ऑर्डर फाइंड आउट होता है। तभी तो अब फुट हिल्स रीजन कौन सा है हमारा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ये फुट हिल रीजन तो है ना। चलिए लिखो आगे, एरिडीसोल, दीज आर लाइट इन कलर, लाइट इन कलर, लो ऑर्गेनिक मैटर, और सॉफ्ट सोइल भी मोली सोइल को बोलते हैं, लिख लेना। सॉफ्ट सोइल भी किसको बोलते हैं, मोली सोइल को बोलते हैं। एरिडीसोल, लाइट इन कलर, लो ऑर्गेनिक मैटर, accumulation of calcium carbonate found in arid and semi arid region। ठीक है, अगला ऑर्डर लिखो, अल्फीसोल। क्या लिखा होगे, लिखो, मीडियम टू हाई बेस, मीडियम टू हाई बेस प्रेजेंट इन दिस ऑर्डर। बेस इज, बेस समझ रहे हो ना, अब वो बेस नहीं है जो आपके गाने वालों ही, ये बेस क्या है आपका, बेसिक से है, तो बेस प्रेजेंट इज मोर देन 35%। हाईली वेदर्ड बट नॉट मोर देन अल्टीसोल, हाईली वेदर्ड बट नॉट मोर देन अल्टीसोल्स, मतलब वेदरिंग होती है काफी ज्यादा, लेकिन अल्टीसोल से ज्यादा नहीं होती है। अगला लिखो ऑर्डर आपका, स्पोडोसोल, सॉरी अल्फीसोल के अंदर एक काम करना, इनका जो स्टेट का नाम लिख लेना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटका। अल्फीसोल में 3 स्टेट का नाम लिख लेना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटका। अगला लिखो, स्पोडोसोल, accumulation of सिस्क्यू ऑक्साइड एंड सिस्क्यू ऑक्साइड क्या थे, आयरन एंड एल्यूमिनियम। accumulation of सिस्क्यू ऑक्साइड एंड ह्यूमस इन सबसरफेस, this is found in cool and humid climate, cool and humid climate। diagnostic horizon are present in this one, diagnostic horizon are present in this one, मीन्स एलुविएशन, इलुविएशन सब प्रोसेस इसके अंदर कंप्लीट आप लोग देख सकते हो। फ्री लीचिंग, फ्री लीचिंग एंड वुड एश कलर, वुड एश कलर। अगला लिखो, अल्टीसोल।
अल्टीसोल में लिखना लो बेस, बेस इसमें क्या होगा, लेस देन 35%. दिस इज मोस्टली सिमिलर टू अल्फीसोल बट विद लो बेस. बेस इसमें कम होगा बट ज्यादातर ये सिमिलर होती है कैसी, अल्फीसोल के जैसी. मोर एसिडिक देन अल्फीसोल बट लेस देन स्पोडोसोल. मोर एसिडिक देन अल्फीसोल but less than spodosol. Present in humid region, specifically northeastern region, specifically northeastern region. ओके नैनो यूरिया का नाम सुना है, क्या है? हरियाणा में कहाँ चल रही है टेस्टिंग इसकी? 180 सिद्धि. ये हरियाणा में आता है क्या? नैनो डीएपी भी आ गया भाई. इफ्को ही निकाल रहा है. किसने निकाला सबसे पहले? इफ्को ने. इफ्को के वाइस प्रेसिडेंट कौन है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी. सी में तुम गलत हो गए, बी में तुम गलत हो गए, डी में भी तुम गलत हो. गलत तुम ए में ही हो क्योंकि आंसर तो दिलीप संघाई है. लिख लो संघाई, पता नहीं संघानी ऐसे है, देख लेना एक बार. है दिलीप. ठीक है. और लॉन्च किसने किया था? मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर एंड हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर. अच्छा मिनिस्टर कौन है इसके? तो एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है? है मनसुख मांडविया. मनसुख है मांडविया. अभी यही है मेरे हिसाब से, चेंज हुआ था ना. एक बार देख लेना यार. मनसुख मांडविया है मेरे हिसाब से, कंफर्म है. हैं? क्या है ये? मनसुख मांडविया ये है यार. इसकी केमिकल फर्टिलाइजर फोन कहाँ है, देना. मनसुख मांडविया ही है गधो. केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स है ना. देख लिया करो यार, इनको पता है क्या चक्कर है, कई बार क्वेश्चन आ जाता होता है और कोई दिक्कत नहीं है. भगवंत खुब्बा कौन है? ऑनरेबल मिनिस्टर है. कुछ नहीं होता इसके अंदर ना, ज्यादा टाइम नहीं लगता है. एक बार अगर आप एक दो बार रिपीट कर लोगे ना, मतलब किसी के साथ बैठे होते हो, तो मोदी सिर पे नाम क्यों चढ़ गया? पहले किसी को पता था क्या? ये बताओ पहले. क्यों? क्योंकि वो हर हर मोदी घर घर मोदी जब हो गया ना, तो इसकी वजह से मुंह पर आ गया. वही बात यहाँ पे है.
कि अगर तुम किसी भी मिनिस्टर को अगर तुम याद करना चाहते हो, कैसे कैसे याद करो, इतने ज्यादा हैं कौन करेगा। देखो आपकी मिनिस्ट्री पता है कौन कौन सी एग्जाम के लिए एग्रीकल्चर के लिए इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहले होती है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। दूसरा आपका है मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। तीसरा यहाँ पर कौन सा आ जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर। तीसरा आ जाएगा, चौथा आ जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग। और पांचवा आ जाएगा आपका मिनिस्ट्री ऑफ जो कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज है, क्योंकि वहां पर आपका जो एपीडा वगैरह है वो इसके अंडर में आ जाते हैं। अब ये मेन पांच है, अब इनको याद कर लो। समझ में आ गया। उसके बाद आपका आईसीआर है, नाबार्ड है, और जो मेन मेन ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूं इधर आपका क्रिबको, इफको, और आपका जो नेफेड और एफसीआई, इनके बारे में आ जाता है। और थोड़ा बहुत आपका जैसे अगर हम देखें यहाँ पर तो जैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी इनके बारे में क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं। क्या कहते हैं तेरा अरे केवी की तो आईसीआर के अंडर में आ ही गया, वो तो प्रोग्राम हो गए, वो तो छोटे छोटे वो क्या कहते हैं एक्सटेंशन प्रोग्राम चल रहे हैं। ऐसे तो फिर लैंड में आपका वो कहते हैं स्कीम सारी आ जाएगी। ठीक है, 36 स्कीम को नाम गिन लो कौन कौन सी है भाई, है ना। फिर ऐसे तो मतलब इसका अंदाजा ही नहीं है ना। तो फिर तो किसान सम्मान निधि योजना, किसान मानधन योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, है ना, सोयल हेल्थ कार्ड है। तो अब आगे फिर तो मतलब है ही क्या, ई नेम हो जाएगा, फिर आपका ई रकम हो जाएगा, फिर आपका यहाँ पर है ना तो एप्लीकेशन आ जाएंगी, फिर आपकी कोई सीएससी मशीनरी आप ऐप आ जाएगी, फिर कोई आपकी राइस मित्रा स्कीम आ जाएगी, तो फिर राइस एक्सपर्ट स्कीम आ जाएगी, फिर आपका कोई है ना ऐसे कोई किसान मित्र आ जाएगी, है ना, पता नहीं क्या क्या चलता है ऐसे। तो मतलब आप भूल जाओ इनको, है ना। लेकिन जो है थोड़ा सा शिद्दत के साथ वो चीजें याद करो जो आपके काम की हो सकती है। और ये बात नहीं कि इनके ऊपर फोकस नहीं करना है, थोड़ा बहुत इनको भी देख के चलना पड़ेगा, अभी कहानी कहाँ क्या चल रही है ना, थोड़ा थोड़ा सबका पता होना चाहिए, ताकि अगर वो अब ये कहते हैं ना कि मास्टर ऑफ नन है, कहीं ना कहीं आप मास्टर तो नहीं बन सकते हो इन चीजों के, लेकिन डेफिनेटली जान सकते हो। और मैं भी कोई ये नहीं है कि मतलब ये कहते हैं एक दिन के अंदर भी हाँ ये मास्टर को तो पता है और ये नंबर बनाने वाली बात नहीं कर रहा हूँ मैं, इसलिए बता रहा हूँ आपको क्योंकि लगातार जब रिपीट करते हैं, अब आप जैसे क्वेश्चन तो पूछते रहते हैं भाई, और हमें पढ़ना पड़ता है, और रेगुलर पढ़ोगे तो डेफिनेटली रिपीटेशन होने के कारण वो चीज याद हो जाती है, और कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए। तो अब आपकी सोइल के अंदर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को देखेंगे। हाँ सच में बात बता रहा था किसकी, आपकी क्या कहते हैं नैनो यूरिया की बात कर रहे थे ना आप। तो नैनो यूरिया जो है आपका क्या है, आपका एक प्रकार से कह सकते हैं, जैसे मान के चलिए आपके कोई भी चीज है, जैसे पहले आपका इसके अंदर एक वर्ड यूज करते थे हम यहाँ पर, आपका जो फर्टिलाइजर्स भी आते थे, जो आपके खासकर जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स थे वो इसी फॉर्म में आते थे आपके, चिलेट फॉर्म में, याद है। बताता हूँ क्या होता है। देखो चिलेट्स का मतलब क्या होता है, ये बात आपको पहले पता होनी चाहिए। आपने दूध दूध से कभी पनीर बनाया है? अच्छा, कम से कम बनाया नहीं तो देखा तो है पनीर तो। अच्छा, देखो दूध से पहले दही बनता है, और आपकी एक लस्सी बनती है, फिर उसके बाद घी बनता है ना, आपका सॉरी बटर आपका बनता है, मक्खन बनता है, मक्खन से आपका आपका घी बनता है, यस और नो। तो क्या होता जाता है, जैसे जैसे वो आपका दूध जो है वो रिफाइन प्रोसेस से गुजरता जाता है, वैसे वैसे उसका एक रिफाइन प्रोडक्ट आपके सामने आता जाता है, यस और नो। और उतनी ही उसकी जो आपकी वैल्यू होती है, फूड वैल्यू होती है, वही क्या होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है। अबे कम नहीं होती, इंक्रीज होती है ना। क्योंकि आपका जितना फैट एक आपके किलोग्राम दूध में होता है, क्या उतना ही आपके 1 किलोग्राम घी में होता है क्या? नहीं, फिर वहां पर फैट कंटेंट क्या होता है, अप्रोक्सीमेटली मोर देन 95% चला जाएगा, यस और नो, है ना। तो यहां पर इस बात को हमें समझना पड़ेगा, और उतनी उसकी जो वैल्यू होती है, मार्केट वैल्यू, वो भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। आपका 1 किलो दूध मिलता है क्या रेट पे, अप्रोक्सीमेटली 50-60 रुपए हमसे जो लेते हैं, वो बात अलग है, मार्केट में ज्यादा रेट मतलब आपका आ जाता होगा, बाकी 50-60 रुपए आपका मिल जाता है अप्रोक्सीमेटली, है ना। और अगर आप 1 किलो घी लेने जाओगे तो 400, 500, 600 वो डिपेंड करता है कंपनी वाइज, क्योंकि उसमें मिलावट कितनी की गई है इसके ऊपर डिपेंड करता है ना। तो उसके ऊपर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर 400 टू लेके आपके 700। अगर आप गाँव में चले जाओगे कोई प्योर लेने तो 700-800 भी ले सकता है आपसे, है ना। तो ये आपका फंडा रहता है, तो उसकी वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। उसी प्रकार से आपका जो, अब एक बात बताइए कि अगर कहां पर आप किसी को 1 किलोग्राम आपका मिल्क दोगे, और कहां किसी को आपका 1 ग्राम या फिर 2 ग्राम आप किसी को घी दे दोगे, तो फैट कंटेंट अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाएगा, बराबर उसके अंदर चला जाएगा। वही बात यहां पे होती है। अब पहले आप लोग क्या कर रहे थे, यूरिया को डाल रहे थे। यूरिया आपका जो है, आपका जैसे फार्मर की बात करते हैं, तो फार्मर के लिए क्या किया गया था आपको पता है, नीम यूरिया पॉलिसी आपकी आई थी, है ना। नीम यूरिया पॉलिसी के बारे में मैंने बताया भी था, आई थिंक सो, नीम कोटेड यूरिया के बारे में बताया था कि मैंने
बताया था मैंने नीम कोटेड यूरिया पर। तो नीम कोटेड यूरिया आपकी आई थी ना, तो वहां पर आपका यूरिया पॉलिसी भी उसी के साथ आपका 2018 या 19 में समथिंग ये किया गया था कि आपका जो किलोग्राम का बैग था, 50 किलोग्राम का बैग, उसको घटाकर 45 किलोग्राम कर दिया था, कि 5 किलोग्राम कम कर दिया। अब फार्मर निकला गवर्नमेंट से भी होशियार, वो बोला चल ठीक है भाई, तुम गट्टे कम के वेट कम कर दिया, हम एक गट्टा इंक्रीज कर देते हैं। तो उसने सीधा ही 45 केजी इंक्रीज कर दिया। अब यहां पर गवर्नमेंट लगातार परेशान हो चुकी है कि भाई फर्टिलाइजर अगर डालेंगे सोइल में उतना यूज नहीं होगा, क्योंकि उसकी उतनी एफिशिएंसी नहीं होती है। तो धीरे धीरे अब इस चीज को आपका कहीं ना कहीं रिप्लेस करना था। तो इफको आप सब लोग जानते हो कि कोऑपरेटिव कंपनी है, और इन्होंने क्या किया, आपका एक नैनो फर्टिलाइजर लेके आए। और ये नैनो फर्टिलाइजर क्या होता है कि जब सोइल में बहुत कम अमाउंट में भी, और खासकर लिक्विड फॉर्म में डाला जाता है, आपका स्प्रे किया जाएगा आपके प्लांट के ऊपर, और आपको पता है लीफ आपका क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है केमिकल अगर अप्लाई किया जाए, तो वो अप्लाई किया जाएगा तो डायरेक्टली प्लांट को मिलेगा विदाउट सोइल में जाए। और पहले क्या होता था, एक तो हमें इनर्ट मैटर ऐड करना पड़ता था आपका सोइल के अंदर, जब इनर्ट मैटर ऐड करते थे, दूसरा आपका जब सोइल के अंदर जब आप अप्लाई करते थे तो पहले सोइल में जाता था, फिर प्लांट अपटेक करता था, तो वो कहीं ना कहीं बीच में क्या हो जाता था, लॉस हो जाता था। चाहे आप जितना मर्जी नीम कोटेड यूरिया यूज करते हो, फिर भी आपका लॉस तो उसमें हो ही रहा है ना। तो उसी चीज को रिड्यूस करने के लिए हमने क्या किया, यहां पर है आपका जो है नैनो यूरिया हम लेके आए हैं। तो इससे क्या होगा, एक तो इसका कंजप्शन कम होगा, एक एनवायरनमेंट में इसका नेगेटिव इफेक्ट कम होगा, और एक नाइट्रोजन की जो डिमांड है आपकी प्लांट के ऊपर, जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही वहां पर क्या किया जाएगा, इसका एप्लीकेशन किया जाएगा। अगर हम एक्सेस में भी थोड़ा बहुत अप्लाई कर देंगे तो उससे यह है कि ज्यादा नुकसान एनवायरनमेंट में नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि वो सोइल के अंदर परसिस्टेंट फॉर्म में नहीं जाएगा, और सोइल में नहीं जाएगा तो डेफिनेटली वाटर बॉडीज में नहीं जाएगा, और वाटर बॉडीज में नहीं जाएगा तो वाटर बॉडीज आपकी पोल्यूट नहीं होंगी। समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए नैनो यूरिया है। चलो भाई आगे हम बात करते हैं किसके बारे में, सोइल की फिजिकल प्रॉपर्टीज। देखो भाई, सोइल की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज दो होती हैं। सोइल के अंदर क्या होती हैं, एक फिजिकल प्रॉपर्टीज है और एक आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज है। हाँ जी, अच्छा हिस्टोसोल रहेगा क्या है? हाँ ठीक करवाया मैंने, लिखो 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 लिख लो, जल्दी से लिख लो, कोई बात नहीं। एक ऑक्सीसोल है, एक हिस्टोसोल। अच्छा दोनों रह गए क्या? लिखो लिखो लिखो। ऑक्सीसोल आपका ट्रॉपिकल रीजन में फाइंड आउट होगा, हाईली वेदर्ड कंडीशन होती है इसकी। और हिस्टोसोल जो है उसके अंदर पिट और मार्सी सॉइल फाइंड आउट होती है। कौन सी? पिटी और मार्सी। ये भी किस एरिया में होगा? ह्यूमिड रीजन में ही होगा। ठीक है, हो गया, और कुछ नहीं होता इसमें। 8 और 10, 2 10 से और 2 12। चलिए भाई, सोइल के अंदर आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और क्या है आपकी केमिकल प्रॉपर्टी। ऑर्गेनिक मैटर सबसे ज्यादा हिस्टोसोल में होगा एक्चुअल में। मोलिसोल्स होती है बेस्ट एग्रीकल्चर सोइल, लेकिन ऑर्गेनिक मैटर इसमें काफी ज्यादा होता है। लेकिन हाईएस्ट वैसे ऑर्गेनिक मैटर जो होगा वो हिस्टोसोल में ही होगा कहीं ना कहीं। लेकिन देखो ऑर्गेनिक मैटर का भी देखो दो चीजें होती है, मैं बताता हूँ। एक होता है ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज फॉर्म में, एक होता है ऑर्गेनिक मैटर आपका जो है प्योर फॉर्म में, कहीं ना कहीं मतलब डायरेक्टली अनडिकम्पोज। तो अनडिकम्पोज है हिस्टोसोल में ज्यादा, और जो डिकम्पोज है वो कहां पर ज्यादा है? मोलिसोल में ज्यादा है। समझ में आ गया? तो आपके लिए बेस्ट कौन सा होगा, डिकम्पोज या अनडिकम्पोज? अब हम किसकी बात कर रहे थे? सोइल के अंदर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। देखो यार, सोइल के अंदर जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज अगर आप लोग देखते हो तो यहाँ पर क्या होता है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले इंपॉर्टेंट आती है सोइल का स्ट्रक्चर, सोइल का टेक्सचर, है ना, सोइल का कलर। ये क्या है? सोइल की फिजिकल प्रॉपर्टीज है। और केमिकल में क्या आता है इसका? पीएच, यानी कि सोइल कितनी एसिडिक है, कितनी एल्केलाइन है। उसके बाद सोइल के अंदर आपका सीईसी, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी। मेनली तो आप जब केमिकल की प्रॉपर्टीज की बात करोगे तो इन दोनों को ही ज्यादातर पढ़ते हो। ठीक है, बाकी सोइल के अंदर फिजिकल में टेम्परेचर भी आ जाएगा, सोइल टेम्परेचर आपका, ये कैसे इफेक्ट होते हैं और किस प्रकार से इनका आपका
होता है। तो सबसे पहले आपका लिखो सोइल के अंदर टेक्सचर। क्या लिखोगे आप सोइल का? टेक्सचर। अच्छा, एक सेकेंड रुकना आपका। बाकी डेंसिटी वगैरह भी तो होती है, आपको पता ही होगा ना, तो डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, घबराए मत। ये तो हो गए हैं सारे के सारे। क्या क्या बोल रहा है सागर? क्या किस में आता है? हाँ, और किस में आएगा भाई? फिजिकल का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल? व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल भाई? फिजिकल का मतलब क्या होता है? मतलब वो अपीयरेंस में कैसा है, उसके अंदर आपका स्ट्रक्चर उसका कैसा क्रिएट हुआ हुआ है, उसके अंदर होरिजन कैसे बने हुए हैं, मतलब वो कोई भी चीज़, जैसे आपका फिजिकल की बात करता हूँ, तो यहाँ पर एक तो मैं खड़ा हूँ, तो बोलोगे पतला सा है ना, मतलब चश्मा लगी हुई है, तो क्या है, बाहर से जो देखने से कैसे कोई चीज़ दिख रही है, दैट इज द आपका फिजिकल। ठीक है, और केमिकल का मतलब क्या होता है कि कैसे बना हुआ है। अब इसके अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज में अगर बात करोगे तो इसके अंदर आपकी जो है, मतलब कैसे इसके अंदर रिएक्शन चल रही है आपकी, है ना, आपका डाइजेशन कैसे हो रहा है, रेस्पिरेशन कैसे हो रहा है, रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है, ये सारा का सारा किस में आ जाएगा एक्चुअल में। आपने अलग चीज होती है, लेकिन वैसे बता रहा हूँ आपको, जस्ट अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो। चलिए, तो सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपका जो है, हम किसको डिस्कस करते हैं, आपका टेक्सचर को। चलिए, देखो टेक्सचर की जब बात करते हैं तो टेक्सचर का मतलब क्या होता है कि आपके जो सोइल के पार्टिकल्स हैं, सैंड, सिल्ट और क्ले, ये तीनों किस प्रोपोर्शन में सोइल में अवेलेबल है, उस बात को हम लोग क्या बोलते हैं, सोइल का टेक्सचर बोलते हैं। बोलोगे सर, आपकी सोइल के अंदर जब आपका इस प्रकार से अप्लाई किया जाता है सोइल के अंदर टेक्सचर को, तो ये क्या रहता है, इसके अंदर क्या चीज रहती है, मेन जो है इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्या है? देखो डियर, क्या होता है कि सोइल के अंदर जब सैंड, सिल्ट और क्ले है, उसी के बिहाफ पर आपकी सोइल की मेजर प्रॉपर्टीज जो होती है वो डिस्कस की जाती है। समझ में आया मैंने क्या बोला? क्योंकि इन्हीं के बिहाफ पर एग्जाम में क्वेश्चन जो होते हैं वो यहाँ पर आ जाते हैं, और आपकी सोइल की मैक्सिमम फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज जो है इससे इफेक्ट हो जाती हैं। कैसे, देखते हैं। देखो, जैसे आपकी सोइल के अंदर अगर हम बात करते हैं, तो आपका जो सैंडी कंटेंट है, सिल्ट कंटेंट है, और आपका जो क्या कहते हैं क्ले कंटेंट है, वो क्या क्या इफेक्ट करते हैं। तो पहले लिखो सैंड पार्टिकल, पहले आपका लिख लो सैंड पार्टिकल। सैंड पार्टिकल, एक तो कोरस सैंड होती है, एक आपकी फाइन सैंड होती है, दो प्रकार की होती है। कोरस सैंड का साइज क्या होता है? 0.22 ये किसका है? कोरस सैंड का है। और फाइन सैंड का क्या हो जाएगा भाई? देखो, इसको उल्टा भी आप लोग लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। समझ में आ गया मैंने क्या बोला? कई बार आपका लिखा हुआ ऐसे मिलेगा 0.22 0.02, तो अगर ऐसा लिखा है तो गलत नहीं है यार, वो मतलब बात ये है कि बड़े साइज से छोटे की तरफ जा रहा है, और ये भी आपका उल्टा लिखा जा सकता है, नॉट ए बिग डील। समझ में आ गया? तो जैसे मर्जी लिख लो, लेकिन आपको याद होना चाहिए, ठीक है, कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले तो उल्टे से घबराना नहीं है कि हमने तो ला सर पढ़ा तो ये था, आ गया वो ये, कैसे लिखते इसको, तो कोई मतलब नहीं है, इसके अंदर रेंज बता रहा है आपका। ठीक है, लिखो भाई, sand particles are round and angular in shape. Sand particles are round and angular in shape. They have लो सरफेस एरिया। चिंता मत करना, मैं एक एक चीज आपको समझाऊंगा, जस्ट एक बार लिख लो आप इनको, ताकि आपके बाद में दिक्कत ना आए। लो सरफेस एरिया, अगला पॉइंट लिखना लो सीईसी, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, हाई इनफिल्ट्रेशन स्लैश परमिएबिलिटी स्लैश हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी। मतलब आपकी जो सैंड होती है उसमें हाई लिख के क्या लिखना है आपका?
इनफिल्ट्रेशन, परमिएबिलिटी, और लास्ट में स्लैश डाल के क्या लिखोगे, हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी। अब HC मत लिख के भूल जाना, बाद में फिर ढूंढते फिरोगे कि HC था क्या, फिर हाईकोर्ट याद आएगी। चलिए नेक्स्ट आपका क्या है, आपका पोरोसिटी, लो पोरोसिटी। पोरोसिटी भी इसमें क्या होती है, लो होती है। अप्रोक्सीमेटली कितनी होती है, 30 to 40% होती है, लिख लेना इसका, 30 to 40%। कोई बार पूछ सकते हैं कि आपकी जो है पोरोसिटी परसेंटेज कितना है सैंड में, तो 30 to 40%। और मिनरल से कई बार क्वेश्चन आया था कि कौन सा मिनरल इसमें प्रेजेंट होता है, तो क्वार्ट्ज मिनरल। चलिए अब दूसरा लिखो, सिल्ट। सिल्ट का साइज क्या होगा, 0.02 से पूजा म्यूट योर माइक। इसके अंदर प्रॉपर्टीज मत लिखना, केवल इतना लिख लो, दीज मोस्टली रिजेंबल्स टू सैंडी सोयल और सॉरी सैंडी पार्टिकल बट हैव, दीज आर रिजेंबल टू सैंड, सीधा लिख लो, कहां सैंडी सुंडी लिखते फिरोगे, दीज आर रिजेंबल टू सैंड बट हैव मोर सरफेस एरिया, बट हैव मोर और ग्रेटर सरफेस एरिया। पोटेशियम बियरिंग, अगला पॉइंट लिखना, पोटेशियम बियरिंग माइका इज प्रेजेंट, पोटेशियम बियरिंग माइका इज प्रेजेंट। क्ले सोइल, इसके अंदर मिनरल कौन से प्रेजेंट होते हैं बताओ पहले, याद है कल लिखवाए थे मैंने, मोंटमोरलाइट, किससे बिलोंग करते हैं ये, सेमेटाइट ग्रुप से बिलोंग करते हैं, है ना, मोंटमोरलाइट, वर्मिकुलाइट, केओलनाइट, यस और नो, इलाइट। अच्छा इसके अंदर आपकी जो है केटायन एक्सचेंज कैपेसिटी सबसे कम किसकी होती है, केओलनाइट की। लिखवाऊंगा लिखवाऊंगा ना, लिखवाऊंगा, रुक जाओ। चलिए लिखो आगे, मोर नेगेटिव चार्ज, हाईएस्ट सरफेस एरिया, पॉइंट बना के लिखते जाना, हाईएस्ट सरफेस एरिया, मोर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, मोर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, हाई केटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, हाई न्यूट्रिएंट होल्डिंग कैपेसिटी, resistant to erosion and leaching। चलो अब हमारा स्टार्ट करते हैं हम इसके बारे में पढ़ना। देखो भाई टेक्सचर के अंदर अब बोलोगे सर रह क्या गया, लिखवा तो दिया, बहुत कुछ बाकी है।
सबसे पहली बात तो ये बाकी है कि जब टेक्सचर की बात करेंगे तो ये एक परमानेंट प्रॉपर्टी होती है, आप लिख भी सकते हो इस बात को, दिस इज टेक्सचर इज ए सोइल टेक्सचर। आगे पॉइंट बना लीजिए पूरा अलग से एक, अब आगे चाहे पॉइंट बना के लिख भी सकते हो। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि सोइल टेक्सचर इज ए परमानेंट प्रॉपर्टी ऑफ सोइल। क्वेश्चन रेज होता है कि सर बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते। देखो चेंज आप लोग आर्टिफिशियली कर सकते हो अगर बाहर से इसके अंदर आपका जो है, जैसे मान के चलिए सैंडी अगर टेक्सचर ज्यादा है तो अगर आप क्ले कंटेंट ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा टेक्सचर आपका, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि ऑटोमेटिक अपने आप ये चेंज नहीं होता, ठीक है, तो ये क्या होती है, परमानेंट प्रॉपर्टी होती है। दूसरा लिखना कि जो आपका कोरस टेक्सचर होता है, कोरस टेक्सचर कौन सा होता है, सैंडी होता है कि क्ले होता है, आपका सैंडी होता है। कौन सा, सैंडी होता है। तो कोरस टेक्सचर जो है वो सैंडी का है और वो लाइट सोइल होती है। लिख सकते हो आप इस बात को कि कोरस टेक्सचर किसका है, सैंडी का है, और वो कैसी सोइल है, लाइट सोइल है। उसके बाद लिखिएगा यहां पर कि आपका फाइन टेक्सचर, फाइन टेक्सचर किसका होता है, क्ले सोइल का होता है। फाइन टेक्सचर, फाइन टेक्सचर किसका होता है, क्ले का होता है। और ये कैसी सोइल होती है, हैवी सोइल होती है। और सैंड सिल्ट और अगर इक्वल प्रोपोर्शन में प्रेजेंट हो, सैंड सिल्ट और क्ले इक्वल प्रोपोर्शन में प्रेजेंट हो तो उस सोइल को हम लोग क्या बोल देते हैं, आपका लोमी सोइल बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, लोमी सोइल बोल देते हैं। 12 टेक्सचर क्लासेस होती है, 12 टेक्सचर क्लासेस होती है। सोइल वो ट्रायंगल सुना होगा आपने, सुना है कि नहीं सुना, क्या होता है उसमें, सैंडी लोम, लोमी सैंड, है ना, इस प्रकार से आपका प्रेजेंट होता है। लेकिन देखो एक चीज याद रखना कि इसके अंदर आपको कल परसों मैंने बताया था ना कि किसको आप सैंडी लोम बोलोगे, किसको लोमी सैंड बोलोगे, या किसमें सैंडी कंटेंट ज्यादा होगा, किसमें आपका क्ले कंटेंट ज्यादा होगा। तो जो फॉलो करता है, जो लीडर बनता है, वही उसमें क्या होता है, ज्यादा होता है। जो फॉलो करता है वो कम होता है। फॉलो मतलब जिसको लीडर को फॉलो करेगा डेफिनेटली, और लीडर क्या होगा उसमें ज्यादा होगा, तो लीडर की इफेक्टिवनेस क्या होगी, ज्यादा होगी। अब देखो हमारी 3 टेक्सचर क्लासेस थी और तीनों टेक्सचर क्लासेस को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। इसी के साथ बहुत सारा पार्ट आपका कवर हो जाएगा। ये परमेबिलिटी, ये सारी कहानी खत्म कर देंगे यहीं पे। सुनो देखो, सोयल के अंदर जब हम बात कर रहे थे कि आपका सैंड सिल्ट और क्ले, क्या होता है कि आपकी सोयल के अंदर आपके पानी की बात करते हैं, है ना, हम लोग सोयल वाटर की बात कर देते हैं। तो उसी पार्ट को मैं यहां पर समझाने लगा हूं, और मैं आपको बता दूं कि ये पार्ट आपका एग्जाम में भी आने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। और ये देखिए कि यहां पर आपका कई प्रॉपर्टीज हम यहां पर क्या कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले जब हम बात कर रहे हैं सोयल के अंदर, तो सोयल वाटर हमने वर्ड एक यूज किया, तो आप चाहे टॉपिक को नाम भी दे सकते हो, सोयल वाटर रिलेशनशिप। इसको जब नाम दिया तो सबसे पहले यहां पर एक फोर्स, 2 फोर्स का नाम लिख रहा हूं मैं यहां पर। पहला फोर्स है आपका कोहेजन, दूसरा फोर्स आपका है एडहेशन। भाई अगर सो रहे हो तो जाग जाओ, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। और ऑनलाइन वालों जाना है तो वो चले जाओ, ठीक है। बार बार मैसेज पॉपअप हो रहा है और गाड़ी निकालने का मन कर जाता है कई बार, ठीक है। क्योंकि अब देखो यार, टॉपिक मान के चलते हैं कि चलो 7:30 हो गई, कोई बड़ी बात नहीं है, पर इसका मतलब ये थोड़ा ना कि धीरे धीरे जब तक क्लास मतलब चलती रहती है टॉपिक की इंपॉर्टेंस खत्म होती जाती है। और मैं इतना कह सकता हूं कि जितनी सोयल अभी तक करवाई है उसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका। समझ में आया? तो सुन लो, आपका कोहेजन का फोर्स का मतलब क्या होता है और एडेशन का मतलब क्या होता है। ये दोनों क्या है, आपके फोर्स हैं, दोनों क्या है, फोर्स है। देखो, को का मतलब क्या होता है, सेम। जब भी दो सेम पार्टिकल के बीच में क्या होता है, फोर्स होता है, उसको वहां पर आप लोग क्या बोलते हो, कोहेजन फोर्स बोलते हो। जैसे कि किस किस के बीच में, सोयल के साथ है सोयल, अगर सोयल पार्टिकल आपस में जुड़ते हैं तो उस फोर्स को हम लोग क्या बोल देते हैं, कोहेजन। अगर वाटर के साथ वाटर पार्टिकल आपका ऐड होता है तो कैसा फोर्स है वो आपका, कोहेजन। समझ में आया कि नहीं आया? उसके बाद हमारा होता है एडहेशन, दो डिफरेंट पार्टिकल का ऐड होना। सोयल के साथ जो वाटर का रिलेशनशिप है वो हमारा कैसा फोर्स होता है, उसके बीच में फोर्स कैसा होता है, एडहेशन। अब बताओ, अगर मैं एडहेशन वर्ड को यूज करूंगा, कोहेजन वर्ड को यूज करूंगा, तो कंफ्यूजन तो नहीं होगी आपके बीच में। चलिए, अब यहां पर क्या होता है, सोयल में आप लोग पानी जब डालते हो
ठीक है, सोइल में जब आप लोग क्या कर देते हो, पानी आपका प्रेजेंट कर देते हो, तो आपका सोइल के अंदर जैसे ही पानी आप लोग अप्लाई कराओगे तो सबसे पहले आपका क्या होता है, इनफिल्ट्रेशन। क्या होता है, इनफिल्ट्रेशन। इनफिल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है कि जब सोइल में बिल्कुल भी पानी अवेलेबल नहीं था, बिल्कुल ना के बराबर था, ठीक है, और उस कंडीशन में जब आप लोग सोइल में पानी अप्लाई कराओगे तो सोइल के अंदर पानी जो है मूवमेंट करेगा, करेगा कि नहीं करेगा भाई, जाएगा, कोई कहीं जाएगा, कोई कहीं, जहां भी उसको वे मिलेगा वहां पर वो क्या कर जाएगा, मूवमेंट कर जाएगा। तो उस समय जब सोइल के अंदर पानी आपका, क्योंकि देखो पानी बिल्कुल भी नहीं था उस समय, पानी की क्या करवा दी, एंट्री करवा दी। इसीलिए इनफिल्ट्रेशन की जब डेफिनेशन पढ़ते हो तो लिखा होता है मोड ऑफ एंट्री इनटू द, मोड ऑफ एंट्री ऑफ वाटर इनटू द सोइल, क्योंकि वो एंट्री हो रही है उस समय, उससे पहले आपकी सोइल के अंदर पानी प्रेजेंट नहीं था, इसीलिए इसको क्या बोला गया था, एंट्री बोला गया था। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि सोइल के अंदर जब अनसैचुरेटेड कंडीशन के अंदर पानी आपका एंटर करता है, किस कंडीशन में, अनसैचुरेटेड कंडीशन। अब बोलोगे सर अनसैचुरेटेड कंडीशन कौन सी होती है, जैसे मान के चलिए अभी आप लोगों को क्या लगी है, उस दिन मैंने एग्जांपल भी दिया था आई थिंक सो, है ना, आपको बताया भी था ये कि अगर आपको भूख बहुत ज्यादा लगी है और उस समय आपको खाना कोई दे दे तो वो कंडीशन कैसी है, आपकी अनसैचुरेटेड कंडीशन है। लेकिन अभी अगर आपने खाना खा लिया, बिल्कुल भर लिया है ऊपर तक, और अभी मैं मिठाई लेके आ जाऊं और उसको भी आप लोग खा रहे हो, तो वो किस कंडीशन में खा रहे हो, सैचुरेटेड कंडीशन में खा रहे हो। यानी कि कंडीशन यहां तक गले में था, लेकिन अब आपका जब भी जाएगा तो वो किसकी वजह से जाएगा, मतलब किस कंडीशन में जाएगा, सैचुरेटेड कंडीशन में जाएगा, कि आप फुलफिल्ड थे फिर भी उसको क्या किया गया, इंसर्ट किया गया। समझ में आ गया, चलिए। तो यहां पर क्या होता है कि इनफिल्ट्रेशन में जब पानी आपका अप्लाई किया जाएगा, ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा कि आपका यहां पर परकोलेशन स्टार्ट हो जाता है। क्या स्टार्ट हो जाता है, परकोलेशन। जब आपका अनसैचुरेटेड कंडीशन से बाहर आ जाएगा तो कंडीशन कैसी बन जाएगी, सैचुरेटेड। तो जब आपका पानी नहीं होता उस समय जब पानी अप्लाई करते हो तो एकदम से कंडीशन जो होती है वो सैचुरेटेड होती है और अनसैचुरेटेड होती है, और जब पानी के द्वारा पूरे के पूरे पोर फिल हो जाएंगे उस समय जो सोइल में वाटर मूवमेंट करेगा वो कैसा होगा, परकोलेट करेगा, परकोलेशन करेगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट यहां पर क्या निकल के आता है, परकोलेशन। और परकोलेशन के बाद अगर आप लोग देखोगे तो परकोलेशन में वाटर का मूवमेंट होता है केवल, लेकिन वाटर के साथ अगर न्यूट्रिएंट भी आपका लीच डाउन कर जाए, वाटर के साथ आपका न्यूट्रिएंट भी लीच डाउन कर जाए तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, यहां पर आपका लीचिंग बोल देते हैं। यानी कि न्यूट्रिएंट भी अगर नीचे चला गया तो उसको हमने क्या बोल दे दिया, लीचिंग नाम दे दिया। समझ में आ गया, ये 3 नेम हो गई। लेकिन इसी से काम नहीं चलेगा, अब हमारी सोइल के अंदर जो सोइल का वाटर है ना, जैसे उसके अंदर आपका डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ वाटर कंडीशंस होती है, उनको हम पढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले ये चीज आपको समझ में आई कि नहीं आई, पहले ये बताओ। अच्छा, अब हम लोग बोल देते हैं कि वाटर का रिटेन होना, पानी का खड़ा होना। तो पानी का खड़े होने का मतलब क्या होता है, जैसे मान के चलिए आपने पानी अप्लाई करवा दिया, ठीक है, तो कई बार क्या होता है मिट्टी पानी को जल्दी सोख लेती है, यस और नो। तो याद रखना, जो वाटर आपका सैंडी सोइल में 48 मिनट में परकोलेट कर जाता है, वही पानी क्ले सॉइल में 72 आवर्स ले लेता है। कितना, 48 मिनट के अंदर जो पानी आपका नीचे जा रहा है वो अप्रोक्सीमेटली कितना टाइम ले लेगा, 72 आवर ले लेगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई आपको यहां पर, ठीक है। चलिए, अब यहां पर क्या होता है, सोइल के अंदर जब कंडीशन आती है, ये वाटर की कंडीशन आती है, तो देखो सबसे पहले हमारा पानी जब मान के चलिए आपकी सोइल के अंदर जैसे ही बारिश आई या फिर आपने इरिगेशन किया तो पानी फुलफिल्ड हो जाता है, पूरा का पूरा भर जाता है वहां पर, यस और नो। और वो आपकी कंडीशन के अंदर जब पानी एक्सेस होता है तो उस समय उस वाटर को आप लोग नाम देते हो कौन सा, ग्रेविटेशनल वाटर। इसको नाम ऐसा क्यों दिया गया, क्योंकि ये ग्रेविटेशन फोर्स के साथ क्या हो जाएगा, पानी आपका नीचे चला जाएगा। दूसरा यहां पर आपका नाम दिया जाता है इसी पानी को एक्सेस वाटर, और तीसरा यहां पर पानी को नाम दे दिया जाता है रन ऑफ वाटर। ये सेम यही वाटर होता है, क्योंकि या तो क्या होगा, अगर आपका ग्रेविटेशन फोर्स यानी कि अगर नीचे जाने का स्पेस अवेलेबल है तो ये नीचे चला जाएगा। दूसरा क्या होगा, ये आपका एक्सेस है क्योंकि वहां पर खड़ा हुआ है कि इसका कोई काम नहीं है। और तीसरा क्या होगा, रन ऑफ कर जाएगा अगर उसको क्या मिल गया, स्लोप मिल गया। समझ में आया। तो ये जो पानी होता है इस समय क्या आपके सोयल के
मतलब सोयल इसके ऊपर कोई फोर्स एक्सर्ट करेगी क्या इसको पकड़ने के लिए? ना, क्योंकि पानी भाई एक्सेस मान के चलिए। अब आपके पास मतलब करोड़ों रुपए हैं, खरबों रुपए हैं, ठीक है, भरे पड़े गोदाम के गोदाम, है ना। आप क्या करोगे? पकड़ने की कोशिश करोगे कि भाई 5 रुपए उड़ रहे हैं, रुको पकड़ लो? नो, उस समय आपको 5 रुपए की टेंशन नहीं होगी, है ना। क्यों? क्योंकि आपके पास करोड़ों खरबों में पड़े हुए हैं। डेफिनेटली उसी प्रकार से इस सोयल के पास पानी करोड़ों खरबों की अमाउंट में पड़ा हुआ है, तो डेफिनेटली ये कोशिश नहीं करेगा। तो इस समय जो आपका फोर्स एक्सर्ट होता है वो क्या होता है? लेस देन 0.1 बार या एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटीएम का मतलब क्या होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। दोनों यूनिट बोलोगे सर अलग अलग हैं क्या? देखो दोनों यूनिट बिल्कुल अलग है, लेकिन उनकी यूनिट जो होती है ऑलमोस्ट क्या होती है? सेम होती है। 0.03 का डिफरेंस होता है। कितना डिफरेंस होता है? 0.03। तो आपको पता है नेग्लिजिबल डिफरेंस है, तो हम इस चीज को क्या कर लेते हैं, दोनों को सेम लिख लेते हैं। समझ में आ गया? चलिए अब क्या होगा, सोयल के अंदर जैसे ही पानी आपका ग्रेविटेशन फोर्स के द्वारा नीचे गया या रन ऑफ कर गया, उस समय एक कंडीशन ऐसी आ जाती है जब पानी बिल्कुल ना तो आपका कहीं मूवमेंट करता है आपका नीचे की ओर, ना हॉरिजॉन्टली मूवमेंट करता है। तो पानी ना तो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट करेगा ना वर्टिकल मूवमेंट करेगा। उस कंडीशन में सिचुएशन बनती है फील्ड की, फील्ड कैपेसिटी। क्या बनती है आपकी? फील्ड कैपेसिटी। समझ में आ गया? ठीक है, तो ये सिचुएशन है। यहां पर ये पानी का नाम नहीं है, क्या है आपकी? फील्ड कैपेसिटी। और फील्ड कैपेसिटी में याद रखना ये रेंज आपकी होती है 0.1 से 0.3 बार या एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और याद रखना ये आपका यहां पर हो गया। उसके बाद अगर पूछ ले कि एक सिंगल यूनिट कौन सी है, तो 0.3 बार या एटमॉस्फेरिक प्रेशर। दूसरा पानी यहां पर आपका होता है कैपिलरी वाटर। देखो सोयल के अंदर कैपिलरी वाटर का मतलब क्या होता है? आपको पता है सोयल में एक मैक्रोपोर होते हैं, एक माइक्रोपोर होते हैं, यस और नो? मैक्रोपोर में एयर प्रेजेंट होती है, माइक्रोपोर में पानी प्रेजेंट होता है, वाटर प्रेजेंट होता है। तो याद है वो हमने पढ़ा था सोयल के अंदर आपके 4 मेन कंपोनेंट होते हैं, मिनरल मैटर, ऑर्गेनिक मैटर और सोयल है वाटर। तो वहां पर आपका जो सोयल वाटर प्रेजेंट होता है वो किसमें प्रेजेंट होता है? माइक्रोपोर में प्रेजेंट होता है। और 20 to 30 इनकी क्या होती है? रेंज होनी चाहिए। ये ठीक है। चलिए, तो यहां पर आपका जो कैपिलरी वाटर है वो हमारा क्या होता है? ये 2 प्रकार का होता है। दिस इज ऑफ 2 टाइप। तो ये कौन सा है आपका? पहला अवेलेबल वाटर, और दूसरा हमारा क्या है? अनअवेलेबल वाटर। इसकी वैल्यू है 0.32 एटमॉस्फेरिक और ये आपका है 15 to 30 बार। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? यानी कि रेंज आपकी जो कैपिलरी वाटर की होती है वो कितनी होती है? 0.3 से 31 एटमॉस्फेरिक या बार। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? लिख लिया? चलो आगे समझाता हूं, रुक जाओ, पहले लिख लो इस बात को। तीसरा आपका हाइग्रोस्कोपिक वाटर। हाइग्रोस्कोपिक वाटर जो होता है वो क्या होता है? याद रखना इस समय प्रेशर आपका होता है 31 to 10,000 बार या एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 31 पे पॉइंट आपका होता है हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट। -31 to 60 आपका होता है बार पे या एटमॉस्फेरिक पे
अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट। यहां पे आपके 15 बार पे होता है टेम्परेरी और बताओ समझ में आया कि नहीं आया इतना? चलिए भाई, अब एक बात को समझना यहां पर कि सोइल के अंदर पानी जो आपका नीचे जाता है डेफिनेटली, क्योंकि फोर्स कौन सा हो रहा है वहां पर? ग्रेविटेशनल। पानी को जाना भी कहां चाहिए? नीचे। लेकिन एक बात बताइए, आपका फ्रेंड आया हुआ है, 2 साल के बाद आप लोग मिले हो, ठीक है, बोतल पड़ी हुई है, हर दोनों ही लगाने वाले हो, क्या वो जा पाएगा सूखे हाथ? है नहीं। वही बात यहां पे है। तो भाई पानी की रिक्वायरमेंट है किसको? सोइल को। सोइल क्या करेगा? सोइल आपका एडहेशन फोर्स आपका वहां पर एक्सर्ट करेगा। एक्चुअल में वो जा रहा था नीचे की ओर, तो इसको खींचने का काम करेगा, पुल करने का काम करेगा। तो जब भी कोई चीज जा रही होती है उसके अगेंस्ट में जब फोर्स लगाते हैं तो वहां पर नेगेटिव फोर्स आपका आता है ना। उस फोर्स को शो करने के लिए, पुल को हमेशा शो करने के लिए हम क्या करते हैं? नेगेटिव का साइन हमेशा अटैच करते हैं। तो इसीलिए जब भी आप लोग देखोगे तो इसके साथ में माइनस का पॉइंट हमेशा लगा होता है। बोलोगे सर ये माइनस का पॉइंट अगर लगा हुआ और एक बिना माइनस का पॉइंट हो तो हम माइनस वाले को क्या देंगे? प्रेफरेंस देंगे, क्योंकि वो एग्जैक्ट सिचुएशन को क्या करता है? शो करता है। समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि माइनस वाला क्या करता है? एग्जैक्ट सिचुएशन को आपका शो करेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया पहले बताओ, है ना? तो ये हमेशा याद रखना, इनके साथ में माइनस लगा हुआ होता है, और माइनस जो है वो गलत पॉइंट नहीं होता है। माइनस का मतलब ये होता है कि पानी जो नीचे जा रहा था और उसको पकड़ने का काम किसने किया? सोइल ने किया। समझ में आ गया? इसीलिए उस फोर्स को शो करने के लिए, उसकी पुलअप को शो करने के लिए यहां पर फोर्स का नाम क्या दिया गया आपका? मतलब आपके जो है पॉइंट माइनस वहां पर लगाया गया है। देखो, अब आपका कैपिलरी वाटर जो होता है वो माइक्रोपोर में पानी होता है, और इसमें 2 प्रकार के वाटर होते हैं, एक अवेलेबल और एक अनअवेलेबल। अवेलेबल का मतलब है जो पौधों को जल्दी से अवेलेबल हो जाएगा उनकी रूट को। रूट के अंदर रूट हेयर जो होते हैं वो पानी हमेशा एब्जॉर्ब करते हैं, है ना? रूट के अंदर बाकी कोई भी पार्ट एब्जॉर्ब नहीं करता। कौन पार्ट एब्जॉर्ब करता है? वाटर है आपका, रूट हेयर एब्जॉर्ब करते हैं। तो यहां पर 0.3 से 15 एटमॉस्फेरिक बार पर मोस्टली क्रॉप जो होती है वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं, ठीक है। और उसके बाद में 15 जो आपका पॉइंट होता है उसके बाद पानी अनअवेलेबल होना स्टार्ट हो जाता है, और यहां से आपकी क्रॉप के लिए परमानेंट और टेम्परेरी विल्टिंग पॉइंट आपका स्टार्ट हो जाएगा। ये डिपेंड करेगा कि क्रॉप कैसी है, लेकिन एग्जाम में कभी टेम्परेरी का नाम भी नहीं पूछा जाता। एग्जाम में केवल पूछा जाता है कि आपका परमानेंट विल्टिंग पॉइंट जो होता है वो कितने बार पे होता है। तो कितने बार पे होता है? -15 बार या एटमॉस्फेरिक पे होता है, ठीक है। और यहां पर आपका जो है टेम्परेरी या फिर परमानेंट विल्टिंग पॉइंट आ गया। उसके बाद आपका याद रखना कि ये जो आपका अगला पार्ट है हाइग्रोस्कोपिक। हाइग्रोस्कोपिक वाटर जो होता है वो आपकी सोइल के अंदर वेपर फॉर्म में वाटर अवेलेबल होता है। किस फॉर्म में अवेलेबल होता है? वाटर फॉर्म में, आपका जो है वेपर फॉर्म में अवेलेबल होता है। और आपने देखा होगा कि सोइल पार्टिकल जो होते हैं वो आपके अपने सरफेस के ऊपर वाटर को एडजॉर्ब करते हैं, ना कि एब्जॉर्ब करते हैं। सोइल एब्जॉर्ब करती है बट सोइल पार्टिकल क्या करते हैं? एडजॉर्ब करते हैं। क्वेश्चन यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जैसे मान के चलिए आप, अगर हम बात करते हैं तो आप किसी कमरे के अंदर जा रहे हो तो वो आपका इन है, यस और नो। लेकिन अगर चेयर कमरे के अंदर है तो चेयर के ऊपर बैठे तो क्या हुआ आपका? ऑन द चेयर है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया यहां पर? तो इस बात को समझना पड़ेगा। वही बात यहां पर भी है कि आपका पानी जब जो है वो सोइल के अंदर की अगर हम बात करेंगे तो सोइल के अंदर चला गया, इसका मतलब क्या हुआ? वो आपका सोइल के अंदर एब्जॉर्ब हो गया, लेकिन सोइल के पार्टिकल के ऊपर जाकर क्या होता है? वो एडजॉर्ब होता है। समझ में आ गया? क्योंकि अगर आपकी क्ले पार्टिकल की बात करते हैं तो क्ले पार्टिकल के पार्टिकल इतने स्मॉल होते हैं कि हम उन्हें माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। आपकी नंगी आंखों से सिंगल पार्टिकल को आप लोग नहीं देख सकते। किसके? क्ले के पार्टिकल को। पता है ना इस बात के बारे में? तो चलिए चलिए, तो ये हमारा यहां पर क्या हुआ? 31 बार पे हाइग्रोस्कोपिक कोएफिशिएंट। हाइग्रोस्कोपिक कोएफिशिएंट का मतलब है कि यहां से हाइग्रोस्कोपिक जो आपका वाटर है वो क्या हो जाएगा? स्टार्ट हो जाएगा। और अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट जहां पर आपके प्लांट सारे अप्रोक्सीमेटली डाई हो जाते हैं वो पॉइंट आपका क्या हो जाएगा? अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट, ठीक है। और ये आपके यहां पर क्या रहे?
ये आपका वाटर का जो है, सॉरी आपका जो सोयल वाटर है उसका रिलेशनशिप रहा, उसको हमने यहाँ पर समझने की कोशिश की। तो क्वेश्चन रेज होता है कि सर टेक्सचर से इसका क्या रिश्ता है। देखो टेक्सचर से रिश्ता इसका ऐसा है डियर कि आपकी सोयल के टेक्सचर के अंदर हम बार बार बोल रहे थे कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, यस और नो। तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर कैपिलरी वाटर जो है आपका लॉन्ग टर्म तक रहेगा कि नहीं रहेगा, रहेगा। कब रह पाएगा, जब वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। समझ में आ गया। दूसरी बात हमने क्या बोली थी कि हमारा जो सरफेस एरिया होता है, देखो भाई सरफेस एरिया की बात करें तो क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, देखो ये हमारा क्या है, एक मान के चलिए इसका सरफेस एरिया है। सरफेस का मतलब क्या है, इसकी चारों ओर यहाँ पर आपकी हर चीज जो है इसके सरफेस के ऊपर आप लोग क्या कर सकते हो, पेंट अगर करना चाहो तो पेंट कर सकते हो, यस और नो। लेकिन अभी मैं क्या करता जाऊं, इस बोतल को जो है आपका तोड़ता जाऊं, ब्रेक डाउन करता जाऊं, तो अभी क्या हो जाएगा, इसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा। कैसे, अब आपको यहां भी पेंट करना पड़ेगा, अब आपको यहां भी पेंट करना पड़ेगा, पड़ा कि नहीं पड़ा, पड़ा। उसी प्रकार से इसको और ब्रेक डाउन करूंगा तो आपका और पार्ट निकल के आ जाएगा जहां पर कलर आपको करना पड़ेगा। तो जैसे जैसे आप किसी भी चीज को ब्रेक डाउन करते जाते हो, वो जितना आपका स्मॉल होता जाएगा उतना ही उसका सरफेस एरिया जो होता है वो क्या होता जाता है, इंक्रीज होता जाता है। अब बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। उसी प्रकार से मान के चलिए आपके एक घर के अंदर क्या हुआ है, एक घर बनाया गया है, ठीक है। उस घर के अंदर आपने क्या किया, चार दीवारी निकाल दी, ठीक है। अब आप बोलोगे रह लो भाई, है ना, घर के अंदर क्या किया कि चार दीवारी निकाल दी, अब बोलो रह लो भाई, पूरा का पूरा छत दिया, ठीक है। अब कहां कौन सा सामान पड़ा हुआ है, क्या कोई आप कर पाओगे, नो। अभी आपने क्या किया, इसको रूम्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। अभी आपका क्या कर दिया, रूम्स में डिवाइड कर दिया। अब क्या होता है, आपका पहले जो बहुत ज्यादा सामान पड़ा हुआ था उसको आपने अब क्या कर दोगे, यहां पर इसके अंदर जो है सेल्फ बन जाएंगी। तो सेल्फ बनने के बाद पता चलेगा कि दो रूम में ही उतना सामान आ गया जितना एक बहुत बड़े हॉल में पड़ा हुआ था। इसका रीजन क्या था, क्योंकि उसके लिए यहां पर सरफेस एरिया क्या मिल गया, ज्यादा मिल गया। समझ में आ गई कि नहीं आ गई, वो कमरा तो स्मॉल हो गया बट उसके अंदर सरफेस एरिया हमारा क्या हो गया, ज्यादा हो गया। क्यों, क्योंकि हमने यहां पर सेल्फ को क्या कर दिया, क्रिएट कर दिया। सेम वही बात यहां पर हुई कि आपका जो सैंडी सोइल था उसका पार्टिकल बहुत बड़ा था, ठीक है। और पार्टिकल बड़ा होने के कारण उसके अंदर आपकी सरफेस एरिया ज्यादा नहीं था। उसी प्रकार से बात करता हूं कैसे, देखो मान के चलिए अभी मैं बात कर रहा हूं चंडीगढ़ की। तो चंडीगढ़ क्या है, एक ऑर्गेनाइज सिटी है। ऑर्गेनाइज सिटी का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर वेल मेंटेन्ड आपकी रोड प्रेजेंट है ना। जैसे मान के चलिए ये आपका यहां पर रोड आ गया, ठीक है, ये आपका घर आ जाएंगे, कॉलोनी आ जाएगी, ठीक है, इस प्रकार से आपका प्रेजेंट है। अब आपको अगर इसमें से भाग के, मान के चलिए पुलिस आपके पीछे पड़ गई, तो यहां से निकलना इजी रहेगा, या फिर अगर हम बात करते हैं दिल्ली में चले जाएं। अब दिल्ली में क्या है, एक बस्ती के अंदर 36 गलियां आपकी आ जाएंगी और रोड का तो पता ही नहीं है कि क्या हालात होने वाला है। तो यहां पर क्या होगा, डेफिनेटली आपका निकलना या ट्रैफिक जो है वहां पर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। यहां पर ट्रैफिक आपका कम रहेगा। अब देखो बोलोगे सर बत्तियां तो लाल ही रहती है, मतलब उस भावना पे मत जाना, ठीक है। ये तो आप वो बात कर रहे हो कि एक बार क्या हुआ कि कोई गाड़ी ले आया और गाड़ी निकालने के बाद उसने गैरेज में खड़ी कर दी, और गैरेज में खड़ी करने के बाद बोल रहा है कि मैं तब निकलूंगा घर से जब सारी बत्तियां ग्रीन हो जाएंगी। तो हो पाएंगी क्या, पॉसिबल हो पाएगा कि गाड़ी कभी घर से बाहर निकाल पाएगा, पॉसिबल ही नहीं हो सकता। तो वही बात यहां पे है कि इस बात को समझना पड़ेगा कि हमारा यहां से हम क्या कर सकते हैं, जल्दी से निकल सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक जो छोटी छोटी गलियां होंगी या फिर बहुत ज्यादा एक जाल बिछा होगा। अगर यहां पर भी सड़कें इस प्रकार से बन जाए तो क्या हो जाएगा, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा निकलना यहां से, यस और नो। क्योंकि यहां पर एरिया जो है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। बताओ समझ में आई कि नहीं आई, आ गई समझ में बात, है ना। तो बाईपास निकालते हैं रोड का, क्यों निकालते हैं, ताकि आपका एरिया क्या हो जाए, कम हो जाए। लेकिन बीच में से जाएंगे तो देखो आपका टाइम भी ज्यादा लगता है और कहीं ना कहीं एरिया भी आपका क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। समझ में आई ये बात आपको, चलिए। अब उसी प्रकार से क्या होता है, सैंडी सोइल में आपका एरिया जो होता है वो कम होता है, लेकिन आपका जो है सरफेस एरिया जो है आपका कम होता है, और आपका जो वाटर जो है आपके वहां पर होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो भी क्या होती है, कम होती है, ठीक है। लेकिन क्ले सोइल के अंदर पार्टिकल स्मॉल होने की वजह से वो ज्यादा पार्टिकल क्या कर पाएगा, अपने पास है रख पाएगा, ज्यादा पानी को अपने पास रख पाएगा, और उसके अंदर कैपेबिलिटी जो होती है वो भी स्ट्रॉन्ग होती है वाटर को होल्ड करने की। समझ में आ गया मैंने क्या बोला, चलिए ये बात तो हमें समझ में आ गई। अब हमारे पॉइंट जो केटाइन वाला पॉइंट है वो भी रहता है। केटाइन जब हम आगे हम जो आपका हम बोल रहे हैं ना कि उस समय हम उसको पढ़ेंगे, लेकिन उस बात को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बात और जान लेते हैं। देखो
आपकी सोयल के अंदर हम लोग क्या बोल रहे थे कि पानी आपका लॉन्ग टर्म तक होल्ड हो रहा है, उसी के साथ आपका हम बोल रहे थे कि सर इसके अंदर, ये तो बात हमें समझ में आ गई कि सरफेस एरिया वाली कहानी समझ में आ जाती है, लेकिन एक बात हमें ये समझ में नहीं आती कि जो आपका सैंडी सोयल है और जो आपका क्ले सोयल है, इन दोनों के अंदर आपका क्या कहते हैं उसको, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा कैसे हो पाएगी। इसके अंदर तो आपके बड़े बड़े पोर रहेंगे या फिर माइक्रो पोर इसके अंदर है। अब इसके अंदर जो है आपका पोर स्पेस आपका सैंडी में कैसे कम है और आपके क्ले में कैसे ज्यादा है, ये बात आपका मतलब कहीं ना कहीं माइंड में आ जाती है ये बात, और बिल्कुल सही क्वेश्चन भी है। देखो आपका पोर स्पेस का मतलब क्या होता है, माइक्रो पोर का होता है। पोर स्पेस का मतलब क्या होता है, माइक्रो पोर का होता है। देखो वही बात है, ये चंडीगढ़ था, जो सैंडी सोइल थी वो क्या थी, चंडीगढ़ था, इसमें से आपका पानी गया शू बाहर निकल गया। लेकिन आपका जब भी बात करेंगे किसके अंदर है, दिल्ली की बात करेंगे, तो वहां पर क्ले सोइल है, क्या वहां पर छोटी छोटी गलियां बनी हुई है। अब इन छोटी छोटी गलियों में से पानी होता हुआ धीरे धीरे तो निकलेगा। तो वही बात यहां पे है कि हमारा यहां पर जितना आपका सरफेस एरिया इंक्रीज होता जाएगा उतना ही आपका वहां पर क्या हो जाएगा। अब देखो एक घर था, एक घर के अंदर आप लोग क्या किए, जैसे जैसे मतलब गए, चार दीवारी थी तो जाओगे भाई वो रहा है ना, लेकिन जैसे ही जाओगे कमरे के, अब वहां पर कमरा बना हुआ है, दो कमरे बने हुए तो क्या करोगे भाई, ये रहा, ये दो कमरे हैं, ये पर्सन यहां बैठा है, लेकिन वहां पर मैंने बना दिए 36 कमरे, अब ढूंढ लो, है ना। तो वो बात यहां पर क्या हो गई, वही बात यहां पे है कि आपका जब सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है तो डेफिनेटली अब वहां पर माइक्रो स्पेस आपका इंक्रीज हो रहा है, माइक्रो पोर आपका इंक्रीज हो रहा है, और हमेशा पोर स्पेस के रिस्पेक्ट में वो जो बातें कर रहे हैं वो माइक्रो पोर की बात हो रही है, ना कि मैक्रो पोर की बात हो रही है। अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो आपके वॉइड ज्यादा होते हैं सैंडी सोइल में, पोर ज्यादा होते हैं क्ले सोइल में। अब बताओ कि ये कहानी तो हमेशा याद रखोगे, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, समझ में आया। चलिए तो ये हमारा क्या रहा, यहां तक है आपका क्रैक्चर। तो आगे चलाऊं या फिर फिनिश करूं, मतलब आगे पढ़ाऊं। चलिए भाई बहुत हो गया, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट पढ़ लो। हम्म, क्या हो गया, हाँ तो बोलना क्या लिखा है, क्वेश्चन ला। क्वेश्चन है, हाथ खड़े करना जो आंसर दे सकते हैं। सक्सीडिंग क्रॉप इन रिले क्रॉपिंग इज कॉल्ड एज, कैच, वेरी गुड, रिले, ओके। पंकज, कैच, बहुत बढ़िया। रोहित, वेरी गुड। गुरविंदर, शाबाश। प्रत्युष, पूजा, सोफिया, खुशबू, सानंद। चलिए आंसर होगा इसका रिले क्रॉपिंग। जानते हैं क्यों, देखो यार जब तुम्हें करवाया गया था बहुत अच्छे से बताया गया था कि व्हाट डू यू मीन बाय रिले क्रॉप, व्हाट डू यू मीन बाय कैच क्रॉप, व्हाट डू यू मीन बाय कैश क्रॉप, व्हाट डू यू मीन बाय रैतून क्रॉप। ठीक है, पहले मैं रैतून की जड़ काटता हूं। देखो आपका जो रैतून क्रॉप होता है उसका मतलब क्या होता है, जैसे मान के चलिए ये क्या था, सुगर केन आपने लगा दिया। शुगर केन की पहली क्रॉप जब कट की जाएगी
इसको आप लोग बोलते हो फर्स्ट हार्वेस्ट या स्टब क्रॉप। याद रखना, इसके लिए कभी भी रैतून वर्ड यूज नहीं करोगे। क्या वर्ड यूज करोगे इसके लिए? फर्स्ट हार्वेस्ट या स्टब। लेकिन इसका जो रेजिड्यू बच जाएगा, उस रेजिड्यू से फर्दर जो क्रॉप ग्रो होगी, मतलब जो आपका स्टब बच जाएगा उससे जो फर्दर क्रॉप ग्रो होगी, उसके लिए आप लोग क्या वर्ड यूज करोगे? रैतून। और इससे आगे जितनी भी आएंगे उनको आप क्या बोलते जाओगे? रैतून। कैच क्रॉप का मतलब क्या था? आपका जब भी एक स्मॉल टाइम पीरियड बच जाता है दो क्रॉप के बीच में, जब एक क्रॉप फेल हो जाती है, कैच तभी आएगा। कैच जब ले लिया तो मतलब आउट हो चुका है कोई ना कोई, ये बात होती है। लेकिन क्या रिले में कोई आउट हो रहा है क्या भाई? नो। रिले का मतलब होता है कि एक क्रॉप अभी आपकी हार्वेस्ट नहीं की गई है, उससे पहले दूसरी की सोइंग कर दी गई है, तो हमें पहले से पता लग गया था कि तू फेल होने वाली है। तो वो तो मतलब एक आपका यहां पर क्या हो गया कि रिले क्रॉपिंग का मतलब क्या होता है? जब एक क्रॉप के फेल होने से पहले ही आप लोग क्या कर देते हो, उसमें दूसरी क्रॉप को इंट्रोड्यूस करवा देते हो, वो हमारा क्या होता है? यहां पर आपका रिले क्रॉप होता है। और आपका कैच क्रॉप का मैंने बता ही दिया कि क्रॉप आपके फेल होने के कारण, और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। और कैश का मैंने बताया था जिस क्रॉप में 100% मार्केटेबल सरप्लस हो या फिर आपका प्रोसेसिंग की रिक्वायर्ड हो, तो उस क्रॉप को हम लोग क्या बोल देते हैं? आपका कैश क्रॉप बोल देते हैं। अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया? कोई डाउट, कोई समस्या, कोई क्वेश्चन? तो भाई क्वेश्चंस देखो, ये अच्छा है, ऐसी बात नहीं है, और बहुत आसान और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और आप में से ही देखो कितने बच्चों ने इसको गलत कर दिया। ऐसा नहीं करना है।